स्वागत है एस के नोवेल यूनिवर्स में। ये वो जगह है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी भी जाती है। यहां हर अध्याय एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है, कभी शक्ति से भरी, कभी रहस्यों से ढकी और कभी कल्पना से परे। हम आपको ले चलते हैं उन यात्राओं पर जहां नायकों का जन्म होता है, जहां किस्मतें बदलती है और जहां हर कदम पर एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। तो मन को शांत कीजिए, कल्पना को आजाद छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए जहां कहानी ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देख रहे हैं इसके नोवेल यूनिवर्स। अरे, आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि मुक्ति सच में शर्त मान लेगी। 3 साल के लिए उसकी नौकरानी बनना। आर्यन मन ही मन खुश हुआ। तुम खुद इस जाल में फंसी हो तो मुझे दोष मत देना। शर्त सुनकर पास खड़े फिनिश ने ताना मारा, मुक्ति, इस लड़के के साथ शर्त लगाने का क्या फायदा? ये तो तुमसे मिलने से पहले ही बाहर हो जाएगा। ऐसा कचरा हमें हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, कोई भी इसे बाहर कर देगा। बिल्कुल सही, और यह बस एक छोटा पालतू जानवर ही तो है। बहन मुक्ति, मेरे साथ चलो और तुम्हें जितने चाहोगी मैं दिलवा दूंगा, सुशील ने शेखी बघारी। यशराज ने केवल सिर हिलाया, उसकी आंखों में घोर तिरस्कार था। अपनी बदबूदार जुबान बंद रखो। मेरा मामला तुम लोगों का नहीं है। मेरे लिए तुम आर्यन से अलग नहीं हो, तुम सब मेरे हाथों पराजित होगे। किसी को भी किसी और का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। एक बार फिर मुक्ति एक घमंडी छोटे मोरनी में बदल गई, सभी को नीचा देखते हुए और खुलेआम फिनिश और सुशील का उपहास किया। बहन मुक्ति, एक छोटा जानवर तुमसे तुलना नहीं कर सकता। ये शर्त पूरी तरह से अनुचित है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सुशील ने फिर जोर दिया। पवन चंद्र नगर के संभ्रांत हलकों में हर कोई जानता था कि सुशील मुक्ति को पटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह निश्चित था कि आर्यन जीत नहीं सकता। जिस क्षण उसने दांव सुना, मुक्ति का 3 साल के लिए आर्यन की नौकरानी बनना, सुशील को असहनीय घुटन महसूस हुई। मुझे बस यही पसंद है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं आर्यन से हार जाऊंगी? मुक्ति ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। बेशक नहीं, सुशील ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर बात खत्म, मुक्ति ने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा। जवाब न दे पाने के कारण सुशील केवल आर्यन को घूर सकता था। उसका मन कर रहा था कि उसे वहीं अपाहिज कर दे और रास्ते से हटा दे। आगे कोई आपत्ति न होने पर मुक्ति आर्यन की ओर मुड़ी। आर्यन, ये तय हो गया। अगर तुम हारते हो तो अपनी बाहों में लिया छोटा जानवर सौंप दो। अगर मैं हारती हूं तो मैं 3 साल के लिए तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। सौदा पक्का? आर्यन ने बाहर से शांत दिखते हुए सिर हिलाया। अंदर ही अंदर वह खुशी से चिल्लाया, एक नौकरानी मिल गई, बढ़िया। और इस तरह ये शर्त लगभग यूं ही लग गई। सालों बाद जब भी मुक्ति को ये शर्त याद आती, वह पछतावे में पैर पटकती, चिल्लाती कि आर्यन एक धोखेबाज था जिसने उसकी जवानी चुरा ली थी। लेकिन वह सब भविष्य की बातें थीं। अभी के लिए मुक्ति को इसका कोई आभास नहीं था। आर्यन की बाहों में छोटे जानवर को जल्द ही अपना समझकर वह गुपचुप तरीके से खुश हो रही थी। जबकि मंच पर परीक्षा जारी रही। इस दौरान 200 परीक्षार्थियों ने चुनौती देने के लिए कदम बढ़ाया। फिर भी केवल बमुश्किल एक दर्जन ही 300 किलोग्राम का पत्थर उठा पाए, 10 में से एक से भी कम। आखिरकार वर्मा परिवार के शिष्यों की बारी आई। सबसे पहले ज़ारा आए। हालांकि वह सब तारा योद्धा स्वामी थी, फिर भी वह एक लड़की थी। क्रूर शक्ति की कमी के कारण 300 की चट्टान उसे बहुत भारी महसूस हुई। फिर भी वर्मा परिवार द्वारा चुनी गई एक संभ्रांत के रूप में और उनके पुनरुद्धार की उम्मीदों की वाहक, वह पश्चिम क्षेत्र की योग्यता के पहले दौर में कैसे लड़खड़ा सकती थी? दांत भींचकर ज़ारा ने चट्टान को पकड़ा। उसका पीला चेहरा दृढ़ संकल्प में स्थिर था। केवल इच्छाशक्ति के सहारे उसने इसे सीने की ऊंचाई तक उठाया, इससे पहले कि उसकी शक्ति जवाब दे जाए। इसे सीने की ऊंचाई तक उठाना उत्तीर्ण माना जाता था। ज़ारा ने वर्मा परिवार को एक आशाजनक शुरुआत दी। वह उत्तीर्ण होने वाली उनकी शिष्यों में से पहली बनी। अगले सुशांत आए, कहीं कम भाग्यशाली। वह भी सप्त तारा योद्धा स्वामी था, लेकिन वह विफल रहा, चाहे अपर्याप्त शक्ति, डगमगाते तंत्रिकाएं या साहस की कमी के कारण। चट्टान जमीन से चिपकी हुई लग रही थी। सुशांत ने कितना भी जोर लगाया, वह टस से मज नहीं हुई। वह बाहर होने वाला पहला वर्मा शिष्य बन गया। पहले 2 राउंड में बाहर हुए लोगों के लिए आर्यन कुछ नहीं कर सकता था। वह उनकी ताकत की जांच के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर वे शुरुआती राउंड भी पास नहीं कर सकते थे तो वे पश्चिम क्षेत्र में किस काम के होते? हालांकि उसने वर्मा परिवार के उत्कृष्ट कनिष्ठों को पश्चिम क्षेत्र लाने का वादा किया था, फिर भी उन्हें इसे अर्जित करना था। अगर वे प्रयास नहीं करते तो वह उन्हें कैसे ले जा सकता था? इसलिए जब सुशांत बाहर हुआ तो आर्यन केवल भौहें सिकोड़कर शांत रहा। जो भी योग्य होगा उसे लेना हमेशा उसकी योजना थी। आर्यन और अन्य कुटुंब के लोगों की निगाहें महसूस करते हुए सुशांत सिर झुकाकर और चेहरे पर उदासी लिए मंच से चला गया।
वह खुद एक सप्त तारा योद्धा स्वामी था और एक पुरुष वज़ारा एक महिला से पीछे रह गया था। उसने चट्टान उठा ली थी, वह एक बड़ा आदमी नहीं उठा पाया था। एक कुचलने वाली बदनामी। इस विफलता के बाद प्रतिस्पर्धा का इंतजार कर रहे वर्मा शिष्यों में स्पष्ट रूप से तनाव बढ़ गया। विक्रांत पंच तारा योद्धा स्वामी था, प्रबल शत तारा और हर्ष केवल त्रितारा, सभी सुशांत से नीचे के पद के थे। अगर वह भी विफल हो गया था तो उनके अपने अवसर गंभीर लग रहे थे। केवल नीलेश बेहतर था, नव तारा योद्धा स्वामी। हालांकि वह अभी भी युवा और शारीरिक रूप से अविकसित था, उसकी ठोस ताकत को 300 रत्ती का भार आसान बनाना चाहिए। जब नीलेश आगे बढ़ा तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा अपेक्षित था। उसने चट्टान को आसानी से उठा लिया। उसने इसे केवल सीने के स्तर तक नहीं बल्कि सिर के ऊपर भी उठा लिया। इतनी कम उम्र में ऐसी शक्ति ने भीड़ से तालियां बटोरी। उसकी बचकानी प्यारी शक्ल के साथ उसने स्टैंड में कई लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। भाई हरिहरन, आपका नीलेश प्रभावशाली है। वह स्पष्ट रूप से तीसरे दौर की ओर बढ़ रहा है। कनिष्ठ भाई जुबिन ने उच्च मंच से हरिहरन को मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आपके शब्द सच साबित होंगे, हरिहरन ने विनम्रता से जवाब दिया। हम वर्मा परिवार में केवल नीलेश ही जिक्र के लायक है, गर्व करने लायक कुछ नहीं है। कौन जानता है कि बाकी पहले 2 राउंड भी पास कर पाएंगे या नहीं। सांगवान परिवार के मुखिया ने बगल से ठंडे लहजे में कहा। मुझे याद है कि वर्मा के पास अभी भी आदित्य है, हालांकि वह उम्र से बाहर हो गया है। अगर वह कुछ साल छोटा होता तो वह हमारे परिवारों से मुकाबला कर सकता था। अकेले नीलेश के साथ ये काफी दूर है, फनिश परिवार के मुखिया ने जोड़ा। क्या आर्यन अभी भी नहीं है? मुक्ति परिवार के मुखिया ने आर्यन की ओर खुशी से इशारा किया, जो छूट वाले क्षेत्र में खड़ा था। आर्यन, वह, हे। फनिश परिवार के मुखिया ने तिरस्कार के साथ हंसा, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि सम्राट वर्मा ठीक उनके सामने थे। सम्राट वर्मा ने आर्यन को प्रारंभिक परीक्षा से छूट दी थी, ये साबित करते हुए कि उन्हें आर्यन से बहुत उम्मीदें थीं। अगर वे अभी आर्यन के बारे में बुरा बोलते तो क्या वे सम्राट वर्मा के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे होते? मुख्य परीक्षक पर सवाल उठाने की हिम्मत कौन करेगा? क्या वे डरते नहीं कि मुख्य परीक्षक भविष्य में उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? उच्च मंच पर बैठे लोग सभी विभिन्न परिवारों के उच्च स्तरीय व्यक्ति थे, अनुभवी और दुनियादारी जानने वाले। वे इस सिद्धांत को समझते थे, इसलिए जब आर्यन के विषय पर चर्चा होती तो वे आमतौर पर केवल संक्षेप में बात करते थे। हालांकि मुक्ति परिवार के मुखिया इतनी जल्दी विषय समाप्त नहीं करना चाहते थे। फनिश परिवार के मुखिया के आर्यन के प्रति तिरस्कार को देखकर मुक्ति परिवार के मुखिया मुस्कुराए और बोले, मुझे मुख्य परीक्षक सम्राट वर्मा के फैसले पर बहुत भरोसा है। हो सकता है कि आर्यन आपको एक बड़ा आश्चर्य दे। हे। ये सुनकर सबने उपहास किया। मुक्ति परिवार के मुखिया की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आर्यन जैसा एक बेकार व्यक्ति क्या आश्चर्य ला सकता है? क्या मजाक है? हरिहरन मुक्ति परिवार के मुखिया की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या बूढ़े मुक्ति लोमड़ी ने कुछ देखा? असंभव। जब मैं भी आर्यन के स्तर को नहीं देख सकता तो वह कैसे देख सकते हैं? हालांकि आश्चर्यचकित थे, हरिहरन ने कुछ नहीं कहा। वह निश्चित रूप से आर्यन की ताकत को वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे। दूसरों को धोखा देने के लिए नासमझ बने रहना, क्या यही इन लोगों को बरगलाने का तरीका नहीं है? ... वर्मा परिवार के शेष सदस्य भी इस समय परीक्षा देने के लिए मैदान में उतरे। सभी के आश्चर्य के लिए, हालांकि सप्त तारा योद्धा स्वामी सुशांत पहले चुनौती में विफल रहा था, 300 रत्ती की चट्टान को उठाने में विफल रहा था, लेकिन विक्रांत और प्रबल, जो बाद में आए, वास्तव में सफल रहे। यहाँ तक कि सबसे छोटी हर्ष भी चुनौती में सफल रही। उसके छोटे और नाजुक शरीर से एक जबरदस्त शक्ति निकली और 300 रत्ती की चट्टान को एक ही बार में उसके सीने के ऊपर उठा लिया गया। यह अविश्वसनीय था। इसने दर्शकों के बीच उत्साह का एक और दौर पैदा कर दिया, जो पहले से भी अधिक उत्साही था। एक छोटी लड़की ने खुद से बड़ा पत्थर उठा लिया, जो वास्तव में चौंकाने वाला और सांस लेने वाला था। दूसरों को चुनौती में सफल होने के लिए 7 या 8 तारा योद्धा की ताकत की जरूरत थी, लेकिन हर्ष केवल त्रितारा योद्धा की ताकत वाली एक छोटी लड़की अप्रत्याशित रूप से सफल हुई। हर्ष, जो सौम्य और अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली लगती थी, अप्रत्याशित रूप से अपने शरीर में एक बाघ छिपाए हुए थी, जिसके पास इतनी बड़ी ताकत थी। ये भी कुछ ऐसा था जिसकी आर्यन को उम्मीद नहीं थी। हर्ष की सफलता ने सुशांत को, जो पहले विफल रहा था, शर्मिंदा कर दिया और वह बस जमीन में एक दरार ढूंढकर उसमें घुस जाना चाहता था। एक छोटी लड़की भी सफल हो गई, लेकिन वह, एक बड़ा आदमी, विफल रहा। ये कैसे हो सकता है? अगर मुझे पता होता तो मैं और मेहनत करता और मरकर भी इसे उठा लेता। सुशांत को पछतावा होने लगा। हालांकि पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सुशांत पश्चिम क्षेत्र से चूकने के लिए नियत था। वर्मा परिवार के 7 सदस्यों ने योग्यता परीक्षा में भाग लिया और इस पहले दौर में आर्यन के अलावा कुल 6 लोगों ने भाग लिया और उनमें से 5 सफलतापूर्वक दूसरे दौर में आगे बढ़े।
इससे वास्तव में वर्मा परिवार को काफी मान मिला और हरिहरन उच्च मंच पर मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। हालांकि वर्मा परिवार सबसे उत्कृष्ट नहीं था, ये परिणाम काफी संतोषजनक था। एक दिन की परीक्षा के बाद शक्ति परीक्षण का पहला दौर आखिरकार 118 लोगों के उत्तीर्ण होने के साथ समाप्त हुआ। 1000 से अधिक उम्मीदवारों में से केवल 100 से कुछ अधिक ही उत्तीर्ण हुए। 10 में से 1 की संभावना, एक चौंकाने वाली उन्मूलन दर। वर्मा परिवार के 5 सदस्यों के आगे बढ़ने के अलावा सुशांत और फनिश, जिनका आर्यन के साथ विवाद था, भी बिना किसी आश्चर्य के दूसरे दौर में प्रवेश कर गए। दूसरे दौर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने जानबूझकर या अनजाने में आर्यन की ओर देखा, उसे तिरस्कार भरी नजरें दीं। इस पर आर्यन केवल मुस्कुरा सकता था। परीक्षा का पहला दिन बस यूं ही गुजर गया। दूसरा दिन, परीक्षाओं का दूसरा दौर शुरू हुआ। दूसरे दौर में दृढ़ता का परीक्षण किया गया। आज की परीक्षा अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि यह 100 से अधिक लोगों के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी। ये 100 से अधिक लोग एक योद्धा आत्मा द्वारा जारी किए गए अत्यधिक दबाव का सामना करेंगे और उन्हें 5 मिनट तक दृढ़ रहना होगा। जब तक वे 5 मिनट तक दृढ़ रहते हैं, उन्हें इस दौर में उत्तीर्ण माना जाएगा। जून की प्रारंभिक परीक्षा से छूट प्राप्त लोगों को भी उपस्थित होना आवश्यक था। आर्यन, जैसा कि अपेक्षित था, अवलोकन करने के लिए फिनिश और अन्य लोगों के साथ छूट वाले क्षेत्र में खड़ा था। फिनिश और अन्य लोग अभी भी अप्रसन्नता से आर्यन को घूर रहे थे और दर्शक अभी भी आर्यन को तिरस्कार से देख रहे थे। लेकिन आर्यन अभी भी छोटे टाइगर को पकड़े हुए शांत खड़ा था और अन्य लोगों की निगाहों की परवाह नहीं कर रहा था। आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं के माहौल में पश्चिम क्षेत्र शाखा योग्यता परीक्षा का दूसरा दौर शुरू हुआ। दूसरे दौर में सभी की दृढ़ता का परीक्षण करने के लिए जो परीक्षक बाहर आए, वे पश्चिम क्षेत्र के एक पंचतारा योद्धा आत्मा थे जिनका नाम वांग यू था, जो देव विजय नगर के वर्मा परिवार से प्रतीत होते थे, उसी परिवार से जिससे सम्राट वर्मा थे। उम्मीदवारों के लिए वांग यू की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। जैसे ही वह मैदान के केंद्र में खड़े हुए, इससे पहले कि उनकी आभा भी जारी होती, उम्मीदवारों को पहले से ही अपने शरीर शीशे की तरह भारी महसूस होने लगे। ये दूसरा दौर इतना आसान नहीं होगा। प्रतिभागियों का एक और बड़ा जत्था शायद बाहर हो जाएगा। क्या सब तैयार हैं? मैं शुरू करने वाला हूँ। वांग यू मैदान के बीच में खड़े होकर जोर से याद दिलाया। उन्हें सभी को याद दिलाना पड़ा, अन्यथा जब वह अपनी आभा पूरी तरह से जारी करेंगे तो कुछ अनजाने प्रतिभागी ढह जाएंगे और सीधे बाहर हो जाएंगे। एक योद्धा आत्मा शक्तिशाली की पूरी आभा का सामना करना भी एक योद्धा के लिए बहुत मुश्किल काम था। तैयार? 100 से अधिक उम्मीदवारों ने जोर से जवाब दिया, फिर अपने शरीर को कस लिया और खुद को तैयार किया। जवाब सुनकर वांग यू ने अपने पैर जमाए, फिर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी आभा जारी कर दी। इस क्षण वांग यू के बाल बिना हवा के हिले, उनका स्वभाव बदल गया और उम्मीदवारों की आंखों में वह एक भगवान की तरह बन गए, जैसे कि उनके शरीर से एक अदृश्य और अमूर्त पारदर्शी बल फैल गया, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ और वे घुटने टेक कर नतमस्तक होना चाहते थे। वांग यू बहुत अनुभवी थे, जैसे कि उन्होंने ऐसी आभा एक से अधिक बार जारी की हो। उन्होंने अपनी आभा को मैदान के दायरे में नियंत्रित किया और दर्शक सीटों में दर्शकों को प्रभावित नहीं किया, इसलिए दर्शक उम्मीदवारों के दबाव को महसूस नहीं कर सके। शुरुआत के बाद उन्होंने खुशी खुशी परीक्षा को आगे बढ़ते हुए देखा, लेकिन उम्मीदवार इतने शांत नहीं थे। जब वांग यू की आभा भड़की तो उनके मूल रूप से भारी शरीर अचानक और भी भारी हो गए, जैसे कि एक पहाड़ ढह गया हो और उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उनके लिए सीधा खड़ा होना बेहद मुश्किल हो गया। बहुत शुरुआत में ही 100 से अधिक लोगों में से लगभग 90 लोग झुक गए, सीधे खड़े होने में असमर्थ थे। कुछ सबसे खराब लोग कांप रहे थे, उनके पैर डगमगा रहे थे और वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे पकड़ नहीं पाएंगे। एक योद्धा आत्मा शक्तिशाली की आभा स्पष्ट थी। 100 से अधिक लोगों का सामना करते हुए यह अभी भी उनके पैरों को कपकपा सकता था और उन्हें घुटने टेक कर नतमस्तक करना चाहता था। वास्तव में वांग यू का अपनी आभा पर नियंत्रण विशेष रूप से अच्छा नहीं था। हालांकि वह बहुत अनुभवी थे और आभा को मैदान के पास नियंत्रित करते थे, दर्शकों की सीटों तक नहीं फैलने देते थे, फिर भी कुछ आभा उस क्षेत्र तक फैल गई जहां आर्यन, फनिश और अन्य लोग स्थित थे। दबाव महसूस करते हुए, हालांकि फनिश और अन्य लोग इस आभा के बिल्कुल किनारे पर थे, फिर भी वे थोड़ा प्रभावित हुए। समूह ने विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी ऊर्जा प्रसारित की। वांग यू की आभा उनके लिए इस समय एक समुद्र तट पर उमड़ती लहरों की तरह थी। हालांकि यह मजबूत नहीं थी, ये लहर के बाद लहर आती थी, हर लहर पिछली से ऊंची होती थी। यदि आप विरोध नहीं करते तो ये काफ़ी दबाव बनाएगी, लेकिन यदि आप विरोध करते हैं तो ये बहुत ऊर्जा बर्बाद कर देगी, जिससे ये बेहद कष्टप्रद हो जाता है। मुक्ति की ताकत शायद 2 तारा महायोद्धा के स्तर पर थी, बस 3 तारा महायोद्धा में उन्नत होने से थोड़ी कम। वह वर्मा परिवार के पूर्व नंबर 1 प्रतिभाशाली आदित्य से भी बेहतर थी। इसके अलावा वह अभी भी जवान थी और उसकी प्रतिभा आदित्य से कहीं ज्यादा थी। कुछ जिन्हें परीक्षा से छूट की योग्यता मिली थी, उनमें सबकी ताकत लगभग समान थी, जो वर्मा परिवार के प्रतिभाशाली आदित्य के बराबर थी।
उनमें से फिनिश की ताकत सबसे ज्यादा थी, जिसने कुछ समय पहले 3 तारा महायोद्धा के स्तर में प्रवेश किया था और उसने काफी ताकत जमा कर ली थी। इसलिए इस समय वांग यू की आभा का विरोध करते हुए फिनिश सबसे ज्यादा शांत लग रहा था, बिल्कुल भी ज्यादा प्रयास खर्च नहीं कर रहा था। अगला यशराज था, जो भी केवल थोड़ा ही प्रभावित होता दिख रहा था, जो उसकी पर्याप्त ताकत को दर्शाता था। फिर मुक्ति आई, जिसका विरोध यशराज की तुलना में काफी ज्यादा था। उसकी खूबसूरत भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जो दर्शाता था कि वह कुछ दबाव में थी। सुशील सबसे बुरा था, समूह में सबसे कम शांत दिख रहा था। हालांकि किनारे पर वांग यू की आभा का उन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, सुशील इसे बहुत गंभीरता से ले रहा था। इस अनौपचारिक प्रतियोगिता में समूह की ताकतें सामने आ गईं। हालांकि जहां तक आर्यन की बात है, वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वांग यू की आभा उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती थी। आर्यन का शरीर सीधा खड़ा रहा, हवा को बहने दिया और उसके बाल नाचते रहे, जिससे वह सहजता और शांति का माहौल बिखेरता रहा। फनिश और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से आर्यन की स्थिति पर ध्यान दिया, आश्चर्यचकित और हैरान थे। ये सोच रहे थे कि आर्यन ठीक क्यों है। क्या हो सकता है कि वांग यू की आभा उस तक नहीं पहुंची हो। हालांकि वे नहीं जानते थे, आर्यन एक नव तारा योद्धा आत्मा था, जबकि वांग यू केवल 5 तारा योद्धा आत्मा था, आर्यन से एक निचला स्तर। वांग यू की आभा आर्यन को कैसे प्रभावित कर सकती थी? अगर आर्यन ने अपनी आभा जारी नहीं की और उसे प्रभावित नहीं किया, तो ये काफी अच्छा होगा। आर्यन और अन्य जो परीक्षा से मुक्त थे, उन्होंने परीक्षार्थियों को प्रभावित नहीं किया। इस समय 3 मिनट बीत चुके थे। मैदान पर परीक्षार्थी अब एक मुश्किल स्थिति में थे। हर कोई दांत पीस रहा था और दृढ़ रह रहा था। पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। कई लोगों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। जैसे जैसे समय बीता, मैदान पर एक के बाद एक परीक्षार्थी गिरते गए और उन्हें पश्चिम क्षेत्र के प्रोक्टरों द्वारा दूर ले जाया गया। आर्यन के आश्चर्य के लिए वर्मा परिवार के सदस्य अभी भी खड़े थे, बाहर नहीं हुए। ज़ारा, प्रबल, विक्रांत और सबसे छोटे हर्ष और नीलेश सभी मैदान पर मजबूती से खड़े थे। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ये था कि मैदान पर मूल रूप से 118 परीक्षार्थी थे, लेकिन 3 मिनट के बाद केवल 70 से कम लोग ही खड़े बचे थे। और इन 70 परीक्षार्थियों में से प्रत्येक का शक्ति स्तर मूल रूप से 5 तारा योद्धा स्वामी से ऊपर था, लेकिन हर्ष में केवल 3 तारा योद्धा स्वामी की ताकत थी। जो लोग दृढ़ रहे, उनमें उसकी ताकत बहुत पीछे थी, लेकिन वह अभी तक दृढ़ रहने में सक्षम थी, जो अद्भुत था। यहाँ तक कि कुछ अष्टतारा योद्धा स्वामी स्तर के परीक्षार्थियों को बाहर कर दिया गया, लेकिन हर्ष एक त्रितारा योद्धा स्वामी नहीं। ये कितना प्रभावशाली था, प्रभावशाली। हालांकि उसकी ताकत दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। हर्ष की प्रतिभा अच्छी थी और वह दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना बाहर हुए परीक्षार्थी नहीं कर सकते थे। ये स्थिति देखकर आर्यन खुद को हर्ष को अंगूठा दिखाने से नहीं रोक सका और उसने सोचा कि जब तक हर्ष तीसरे दौर तक दृढ़ रहती है, वह भविष्य में इस छोटी लड़की का ज्यादा ध्यान रखेगा और यदि संभव हो तो उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। हर्ष इतनी छोटी थी, आमतौर पर सौम्य और कमजोर दिखती थी और मीठा बोलती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके छोटे से शरीर से इतनी बड़ी प्रतिभा और ताकत निकल सकती है और वह इतनी मजबूत हो सकती है। ये वास्तव में दुर्लभ था। अगर इस परीक्षा में कोई सबसे ज्यादा अद्भुत था, तो परीक्षा से छूट प्राप्त कुछ लोगों के अलावा हर्ष निस्संदेह इस योग्यता परीक्षा का मुख्य आकर्षण थी और शायद इस योग्यता परीक्षा में सबसे बड़ी डाक हौस थी। लेकिन सबसे पहले उसे दूसरे दौर में दृढ़ रहना था और 5 मिनट तक दबाव का सामना करना था। समय जारी रहा और चौथे मिनट के बाद मैदान पर खड़े लोग कम और कम होते जा रहे थे। केवल लगभग 50 लोग बचे थे। वर्मा परिवार का आखिरकार एक और सदस्य विफल हो गया और मैदान पर गिर गया और उसे प्रोक्टर द्वारा नीचे ले जाया गया। हालांकि ये व्यक्ति हर्ष नहीं थी, जिसमें सबसे कम ताकत थी, बल्कि विक्रांत था, जिसमें 5 तारा योद्धा स्वामी की ताकत थी। चौथे मिनट में बाहर हो जाना वास्तव में एक अफसोस की बात थी। अगर वह बस एक और मिनट के लिए दृढ़ रहता, तो विक्रांत का भविष्य एक अलग जीवन हो सकता था। विक्रांत के बाहर होने के बाद आर्यन के अलावा वर्मा परिवार के 4 सदस्य बचे थे। इन चारों में से नीलेश को 100% तीसरे दौर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, जबकि अन्य 3 में कुछ संदेह था। कोई भी बाहर हो सकता था और कोई भी तीसरे दौर में प्रवेश कर सकता था। कहना मुश्किल था। कुछ और सेकंड बीत गए और पूरे 5 मिनट तक दृढ़ रहने के लिए केवल कुछ सेकंड बचे थे, लेकिन इन अंतिम कुछ सेकंड में मैदान पर फिर से कई लोग गिर गए। केवल कुछ सेकंड दूर, जब तक वे इन कुछ सेकंड को पार कर लेते, ये लोग तीसरे दौर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे अभी भी गिर गए। उत्तीर्ण होने से पहले बाहर हो जाना और भी ज्यादा पछतावा भरा था, जिससे दर्शक सिर हिलाते और आह भरते थे। लेकिन कभी कभी दुनिया ऐसी ही होती है। कुछ सेकंड का अंतर उन्हें एक खाई से अलग करता है। जो दृढ़ रहते हैं वे खाई को पार कर सकते हैं और बेहतरीन बन सकते हैं, लेकिन जो इसे पार नहीं कर सकते वे केवल सामान्य रह सकते हैं।
और ये बाहर हुए लोग, भले ही भविष्य में उन्हें एक और मौका मिले, वे अपने दिल की बाधा को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। मैदान पर वापस 5 मिनट तक दृढ़ रहने के लिए केवल 5 सेकंड बचे थे। इस समय हर्ष अपनी कम ताकत के कारण अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह पहले ही लड़खड़ाने लगी थी, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें भटकने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय गिर सकती है। हालांकि किसी कारण से, हालांकि उसका शरीर डगमगा रहा था और उसकी आंखें मंद थीं, वह बस गिरी नहीं। किसी तरह के विश्वास के साथ लंबी खड़ी रही। वह इस समय एक गुड़िया की तरह दिखती है। वह गिरने वाली लगती है, लेकिन वह कभी गिरती नहीं है। 4 सेकंड बचे हैं। हर्ष अभी भी नहीं गिरी है, अभी भी गुड़िया की स्थिति में है। इस समय ज़ारा और प्रबल ने भी कमजोरी के संकेत दिखाए। उनके शरीर एक झींगा के आकार में मुड़ गए, उनके पैर कांप रहे थे और स्थिति आशावादी नहीं थी। अंतिम 3 सेकंड। धम्म। आखिरकार वर्मा परिवार का एक और सदस्य गिर गया। जो गिरा वह अभी भी श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा अभी भी एक गुड़िया की तरह खड़ी थी। उसने आंखें बंद कर ली थीं, मंच पर किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह डोल रही थी। गिरने वाला वर्मा परिवार का शिष्य ज़हीर था। ज़हीर अंतिम 3 सेकंड में गिरा, जिससे ऊंचे मंच पर बैठे हरिहरन ने आह भरी और उनका चेहरा बहुत उदास हो गया। आर्यन ने भी भौहें चढ़ाईं, हल्का निराश महसूस किया। अंतिम 2 सेकंड। मंच पर एक और व्यक्ति गिरा, लेकिन वह अभी भी श्रद्धा नहीं थी। ये फनिश था जिसका आर्यन से विवाद हुआ था। अप्रत्याशित रूप से फनिश भी अपनी शक्ति के बावजूद टिक नहीं पाया। इससे उन दर्शकों में खलबली मच गई जो फनिश को जानते थे, और कुछ कुलीन बच्चों ने भी, जिनका फनिश से अच्छा संबंध था, सिर हिलाया। फनिश के परिवार के मुखिया ने निराशा में पैर पटके अत्यंत हताश थे। बस 2 सेकंड, अगर वह 2 सेकंड तक टिका रहता तो फनिश तीसरे दौर में प्रवेश कर जाता, लेकिन वह टिक नहीं पाया। अंतिम सेकंड। श्रद्धा अभी भी नहीं गिरी। 5 मिनट पूरे। आप सभी को बधाई। समय पूरा होने के बाद अर्जुन परीक्षक ने परीक्षा के दूसरे दौर की समाप्ति की घोषणा की और फिर अपना आभा वापस ले लिया। इस समय उनके माथे पर भी पसीना था। जाहिर है 5 मिनट तक अपनी आभा को जारी रखना कोई आसान काम नहीं था। अंत में श्रद्धा ने अपनी डगमगाती मुद्रा के साथ भी परीक्षा का दूसरा दौर पास कर लिया। ये दृढ़ता और अदम्य भावना सचमुच सराहनीय थी। दर्शक भी गर्मजोशी से तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़े, श्रद्धा के लिए तालियां बजा रहे थे। दर्शकों ने श्रद्धा की प्रशंसा की कि उसमें एक मजबूत व्यक्ति का दिल है, वह एक अच्छा उदाहरण है और वह किसी भी पुरुष से कम नहीं है। अर्जुन परीक्षक ने भी आह भरी कि अगर श्रद्धा पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर पाई तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी। और वर्मा परिवार के शिष्य गर्व और प्रशंसा से श्रद्धा की ओर देख रहे थे। ऊंचे मंच पर बैठे मुखियाओं ने सीधे हरिहरन को बधाई दी। इससे हरिहरन को बहुत प्रशंसा मिली। हालांकि श्रद्धा इन प्रशंसाओं को सुन नहीं सकती थी, न ही वह दूसरों का ध्यान महसूस कर सकती थी, क्योंकि जैसे ही अर्जुन परीक्षक ने परीक्षा के दूसरे दौर की समाप्ति की घोषणा की, उसने एक इच्छा पूरी कर ली हो, एक मुस्कान दिखाई और फिर बेहोश हो गई। वर्मा परिवार के सदस्य घबराकर तुरंत मंच पर गए और जांच की, लेकिन सौभाग्य से ये सिर्फ थकावट थी। वह आराम करने के बाद ठीक हो सकती थी, जिसका कल के परीक्षा के तीसरे दौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंच पर टिके रहने वाले अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली, मंच पर वापस गिर गए, हाँफने लगे और खुश मुस्कान दिखाए। परीक्षा का ये दूसरा दौर भले ही केवल कुछ ही मिनटों का था, दर्शकों के लिए उबाऊ लग रहा था, लेकिन उम्मीदवारों का तनाव पहले दौर की तुलना में कई गुना अधिक था। पास हो पाने पर वे सभी बहुत उत्साहित थे। 100 से अधिक उम्मीदवारों में से आधे से अधिक बाहर हो गए, केवल 48 लोग पास हुए और बाहर हुए लोगों में कई परिवारों के कई उत्कृष्ट शिष्य शामिल थे। ये लोग तीसरे दौर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वे यहीं पर बाहर हो गए, जो दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी क्रूर है। यहाँ तक कि वर्मा परिवार के भी आधे लोग बाहर हो गए। मूल रूप से हरिहरन चाहते थे कि आर्यन 6 लोगों को पश्चिम क्षेत्र में ले जाए, लेकिन अब केवल वैदेही, नीलेश और श्रद्धा ने तीसरे दौर में प्रवेश किया है। अन्य 3, क्षितिज, ज़हीर और वरुण, सभी बाहर हो गए। वर्मा परिवार की उम्मीदें फिलहाल केवल आर्यन, वैदेही, नीलेश और श्रद्धा पर ही टिकी हो सकती हैं। आर्यन, कल तीसरा दौर है, मुझे उम्मीद है कि कल तुम्हारी पिटाई से आंसू नहीं निकलेंगे। जैसे ही परीक्षा का दूसरा दौर समाप्त हुआ, फनीश नया ने आर्यन को उकसाया। आर्यन, हालांकि मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि तुम कल थोड़ा और टिको, जब तक तुम मुझसे न मिलो, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि कैसा व्यवहार करना है, लेकिन लगता है कि तुम निश्चित रूप से टिक नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसा बेकार व्यक्ति शायद कल पहले ही दौर में हार जाएगा। हा 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 हा। सुशील ने बोलकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम आर्यन को इतना कम आंकते हो, क्या होगा अगर वह कल सबको हरा दे और तुम्हें पीट पीट कर मार डाले, क्या तुम्हें बहुत शर्मिंदगी नहीं होगी? हे, मैं खासकर तुम्हें तमाचा पड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं, यशराज ने हंसते हुए कहा। हालांकि वह सिर्फ आर्यन के साथ मजाक कर रहा था, उसे खुद भी विश्वास नहीं था कि आर्यन फनीश नया को तमाचा मार सकता है।
आर्यन में तमाचा मारने की क्षमता कैसे हो सकती है? ये तो बस एक बड़ा मजाक है। लेकिन आर्यन ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम कल पता चल जाएगा। उसने कल और अधिक बेरहम होने का फैसला किया है, वरना ये लोग बहुत अभिमानी हो जाएंगे। अगर शेर अपनी शक्ति नहीं दिखाता तो क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे बीमार बिल्ली हैं? ठीक है, ये कहना छोटे शेर के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। आर्यन, अपना वादा याद रखना। मुक्ति ने भी इस समय आर्यन पर एक नज़र डाली और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपने वादे की पक्की रहोगी। हारने के बाद तुम्हें 3 साल के लिए मेरी नौकरानी बनना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम रोकर अपने वादे से मुकरोगी नहीं। आर्यन ने हल्के से जवाब दिया। मैं, मुक्ति, कैसी इंसान हूँ? मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकती हूँ? तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। मुक्ति ने गुस्से में कहा। अच्छा है अगर तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगी। आर्यन ने राहत का दिखावा करते हुए सिर हिलाया। तुम ऐसे बात करते हो जैसे मैं हार जाऊंगी। आर्यन, तुम मेरा इंतजार करो। तुम अपने बड़े बेकारपन से मुझे जीतना चाहते हो। तुम सपने देख रहे हो। इतना कहकर मुक्ति गुस्से में चली गई। फनीश, नया और अन्य लोगों ने भी आर्यन पर एक नज़र डाली, कुछ बार उसका मजाक उड़ाया और फिर अपनी आस्तीन झटक कर चले गए। अल्पविराम। वर्मा परिवार। परीक्षा के दूसरे दौर के बाद आर्यन और नीलेश और वैदेही, जो तीसरे दौर में आगे बढ़ गए थे, श्रद्धा से मिलने आए। आर्यन और अन्य लोगों को देखकर छोटी लड़की श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा, भाई आर्यन, दीदी वैदेही, नीलेश, आप लोग यहाँ क्यों हैं? मुझे भाई नीलेश कहो, मैं तुमसे कुछ दिन बड़ा हूँ। नीलेश ने शांत भाव से कहा। ठीक है भाई नीलेश। श्रद्धा बहुत आज्ञाकारी होकर बोली। वह अब जैसी दिखती है, वह मंच पर अभी जो उसने अदम्य रूप दिखाया था उससे पूरी तरह अलग है। कैसी हो? क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? आर्यन ने पूछा। ये सिर्फ थकावट है, आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी, कोई गंभीर बात नहीं है। भाई और दीदी, मुझे देखने के लिए धन्यवाद। श्रद्धा ने मीठे स्वर में कहा। वह बहुत अच्छी तरह से बात करती है। अरे छोटी लड़की, तुम्हारा मुंह कितना मीठा है। वैदेही ने श्रद्धा की नाक सहलाई, उसे मनोरंजन और झुंझलाहट के साथ देखते हुए। ठीक है, अब मजाक करना बंद करो, तुम सब बैठो। इस बार श्रद्धा से मिलने के अलावा मेरे पास वास्तव में तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। आर्यन ने गंभीर होकर कहा। और जब बाकी सब ने आर्यन का गंभीर रूप देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी मुस्कानें हटा लीं और सीधे बैठ गए, ध्यान से सुनने लगे। सबको बैठा देखकर आर्यन ने कहा, कल का तीसरा दौर एक रैंकिंग युद्ध है। ये तब है जब तुम अपनी वास्तविक क्षमता पर भरोसा करोगे। यदि तुम एक योग्यता स्थान प्राप्त करना चाहते हो तो केवल टिके रहना बेकार है। यदि तुम्हें योग्यता स्थान नहीं मिलता है तो पहले 2 दौर के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आर्यन के शब्द श्रद्धा की ओर निर्देशित थे और उसने भी गंभीरता से सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गई है। आर्यन ने आगे कहा, और अब यदि तुम तीसरे दौर को पास करना चाहते हो तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारी ताकत बहुत अलग है। उसी उम्र के उन कुलीन शिष्यों की तुलना में तुम कई स्तर नीचे हो। अब आखिरी मिनट में रटकर अपनी ताकत में सुधार करना असंभव है। तीसरे दौर को पास करने की संभावना और भी कम है। वैदेही और अन्य लोगों के चेहरे ये सुनकर उदास हो गए। उन्हें भी पता था कि आर्यन जो कह रहा था वह सच था। हालांकि वे तीसरे दौर में प्रवेश कर चुके थे, केवल 20 योग्यता स्थान थे। उन्हें एक स्थान पाने का मौका पाने के लिए 20 विरोधियों को हराना था। लेकिन 20 विरोधियों को हराना कितना आसान है। अब तीसरे दौर को पास करने वाले 40 कुछ लोगों में औसत स्तर 7 सितारा युद्ध स्वामी से ऊपर है, जो सभी उनसे कहीं अधिक उच्च हैं। एक को हराना बेहद मुश्किल है, 20 को हराना तो दूर की बात है। वैदेही और अन्य लोगों के उदास चेहरे देखकर आर्यन मुस्कुराया। ये वही प्रभाव था जो वह चाहता था। फिर आर्यन ने उनकी जिज्ञासा बढ़ाई और कहा, लेकिन क्या? नीलेश ने तुरंत पूछा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, आर्यन ने रहस्यमय ढंग से कहा। बोलने के बाद उसने अपना हाथ पलटा और उसके हाथ पर बीज जैसी चीज़ों के दाने दिखाई दिए। यह क्या है? नीलेश ने आर्यन द्वारा निकाली गई छोटे बीज जैसी चीज़ों को देखा और भ्रमित होकर पूछा। आओ, तुम में से हर एक के लिए 10 खाने के बाद तुम समझ जाओगे, आर्यन ने रहस्यमय ढंग से कहा और फिर अपने हाथ में रखे छोटे बीज तीनों को बांट दिए। तीनों ने 10-10 छोटे बीज लिए, थोड़ी देर के लिए संकोच किया और फिर आर्यन की निगाहों के नीचे उन सभी को एक बार में खा लिया। यह छोटे बीज खाने के बाद नीलेश, वैदेही और श्रद्धा ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से आर्यन की ओर देखा। कैसा है? कोई असर हुआ? आर्यन ने थोड़ा घबराकर पूछा। क्योंकि आर्यन ने ये चीज़ें खुद के अलावा किसी और को कभी नहीं दी थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि उनका दूसरों पर कोई असर होगा या नहीं। आर्यन का सवाल सुनकर वैदेही ने पहले आश्चर्य से कहा, असर क्यों नहीं होगा? ये बहुत असरदार है। मुझे लगता है कि मेरी ताकत मजबूत हो गई है, मेरी गति तेज हो गई है।
नीलेश ने भी आश्चर्य से कहा। भाई आर्यन, मैं अभी भी कमजोर थी, लेकिन इस छोटे बीज को खाने के बाद मुझे लगता है कि मैंने बहुत शक्ति वापस पा ली है। श्रद्धा ने थोड़ी देर सोचा और आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। उनके छोटे बीज खाने के बाद उनका स्तर नहीं बढ़ा, लेकिन लगता है कि उनकी ताकत और गति बढ़ गई थी। इसके अलावा उनके दिमाग साफ थे और वे पहले की तुलना में चीज़ों के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते थे। पूरे व्यक्ति में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। आश्चर्य में बगल में नीलेश ने हवा में मुक्का मारने की कोशिश की। फूस! इस साधारण मुक्के ने हवा में मारा और विस्फोट की आवाज़ बहुत मजबूत थी। अगर किसी ने नीलेश को पहले मुक्का मारते हुए देखा होता तो वे जानते थे कि नीलेश के मुक्के की शक्ति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में मजबूत थी और मुक्के की गति भी पहले की तुलना में तेज थी। हालांकि इन 10 छोटे बीजों ने उन तीनों के स्तर में कोई सुधार नहीं दिया, उनकी ताकत एक छोटे से हिस्से से अधिक बढ़ गई थी। तीनों को अपनी अपनी भावनाएं थीं और वे हैरान थे। आर्यन ने उन्हें किस तरह की दवा दी थी? क्या ये हो सकता है? क्या ये पौराणिक दिव्य औषधि है? तुम थोड़े समय में अपने स्तरों में सुधार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कुछ गोलियां खोजी ताकि तुम्हारी ताकत में सुधार हो सके और आने वाले तीसरे दौर की परीक्षा का सामना किया जा सके। ये देखकर कि सर्व विशेषता गोलियों ने काम किया था, आर्यन ने रहस्यमय होने का नाटक करना बंद कर दिया और तीनों से कहा, सही कहा, नीलेश और अन्य लोगों ने जो खाया था वह आर्यन द्वारा जमा की गई सर्व विशेषता गोलियां थीं। आर्यन ने पवन चंद्र वन में राक्षसों का शिकार किया था और काफ़ी संख्या में विशेषता गोलियां प्राप्त की थीं। उसने खुद कुछ खाकर अपनी ताकत में सुधार किया था और वह अभी भी कुछ अपने सिस्टम बैग में रखता था, लगभग 2 या 300। इस समय ये देखकर कि नीलेश और अन्य लोगों पर विशेषता गोलियां खाने के बाद असर हुआ था, आर्यन ने तुरंत बची हुई सभी विशेषता गोलियां निकाली और उनकी ताकत के अनुसार तीनों में वितरित कर दीं। नीलेश को 60, वैदेही को 80, श्रद्धा को 100। उसने पहले हर व्यक्ति के लिए केवल 10 ही निकाले थे क्योंकि आर्यन को यकीन नहीं था कि विशेषता गोलियां दूसरों के लिए प्रभावी थीं या नहीं। अगर वे प्रभावी नहीं थीं तो बहुत अधिक लेना बर्बाद होगा और 10 लेने से वृद्धि अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब जब उसने देखा कि यह प्रभावी था तो निश्चित रूप से उसे नीलेश और अन्य लोगों की ताकत में सुधार करने में मदद करने के लिए इन गोलियों का योगदान करना पड़ा। शारीरिक फिटनेस में सुधार के लिए गोलियां। तीनों हैरान थे। इस तरह की गोली का वही असर होता है जो सांगवान परिवार द्वारा भेजी गई चिरयुवा गोली का होता है, जो ताकत में सुधार कर सकती है। लेकिन चिरयुवा गोली की तुलना में सर्व विशेषता गोली का मूल्य अनगिनत गुना अधिक है। आखिरकार दवा से सुधरा हुआ स्तर स्वयं से सुधरे हुए स्तर से बहुत कमजोर होता है और चिरयुवा गोली का प्रभाव सीमित होता है और स्तर जितना अधिक होता है उतना ही कमजोर प्रभाव होता है। सर्व विशेषता गोली में यह नुकसान नहीं है, ये शारीरिक फिटनेस में सुधार करती है। यदि शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है तो समान स्तर के विरोधियों का सामना करने में आपकी शारीरिक फिटनेस निस्संदेह मजबूत होगी। सहन शक्ति, विस्फोटकता, गति, सब कुछ आपको अपने विरोधियों से आगे कर देगा और आपकी युद्ध प्रभावशीलता अधिक उत्कृष्ट होगी। ये सर्व विशेषता गोली द्वारा लाया गया शक्तिशाली प्रभाव है। आर्यन की गति और ताकत में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ क्योंकि उसने बहुत सारी विशेषता गोलियां खाई थीं और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्शल आर्ट और शरीर की तकनीकों में बहुत वृद्धि हुई थी। नीलेश और अन्य लोगों के आश्चर्य में आर्यन ने गंभीरता से कहा, इन गोलियों की उत्पत्ति के बारे में फिलहाल मत पूछो और इसे मेरे लिए एक रहस्य रखो। इसके बारे में दूसरों को मत बताना। ये सुनकर श्रद्धा ने तुरंत अपना मुंह खोला और मीठे ढंग से सहमत हुई। हाँ, मैं इसे भाई आर्यन के लिए एक रहस्य रखूंगी। चिंता मत करो, मैं नीलेश बातूनी इंसान नहीं हूँ। नीलेश ने भी एक वयस्क के लहजे में कहा, भाई आर्यन, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूंगी। वैदेही ने भी गारंटी दी। तीनों की गारंटी देखकर आर्यन को राहत मिली। आखिरकार उसकी ताकत अपराजयता के बिंदु तक नहीं पहुंची है। अगर वह राजा स्तर से अधिक के कुछ विरोधियों का सामना करता है तो आर्यन को उनसे निपटने का पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए उसे यथासंभव विनम्र रहना चाहिए और अपने रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर न करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्यन ने विशेषता गोलियां निकालने का एक बड़ा फैसला किया। वह वास्तव में वर्मा परिवार के सदस्यों को उनकी ताकत में सुधार करने में मदद करना चाहता था। ठीक है, इन गोलियों को खाओ और जल्दी से अनुकूलित हो जाओ, आर्यन ने आदेश दिया। ये सुनकर तीनों ने जल्दी से मिली हुई विशेषता गोलियां खा लीं और फिर खुशी खुशी अपने नए और मजबूत शरीर के अनुकूलन में लग गए। अगले दिन योग्यता परीक्षाओं का तीसरा दौर निर्धारित समय पर आयोजित किया गया। आज और भी अधिक दर्शक मौजूद थे। अद्वितीय चौक लोगों से भरा हुआ था, पिछले 2 दिनों की तुलना में और भी अधिक लोकप्रिय था। हर कोई ये देखना चाहता था कि पवन चंद्र नगर में युवा पीढ़ी में सबसे अच्छा कौन है। दूसरे दौर से आगे बढ़ने वाले 48 उम्मीदवार, साथ ही परीक्षा से छूट प्राप्त 5 उम्मीदवार, कुल मिलाकर 53 लोग। यानी इन 53 लोगों को हजारों लोगों का ध्यान मिला। ये दौर वास्तव में शेरों और चीतों की लड़ाई है।
ये देखकर कि आज पिछले 2 दिनों की तुलना में और भी अधिक दर्शक थे, आर्यन आहें भरे बिना नहीं रह सका। देवभूमि वास्तव में एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत का सम्मान किया जाता है। ताकतवर लोगों को हमेशा अधिक ध्यान मिल सकता है। उदाहरण के लिए श्रद्धा, कल उसने दृढ़ता दिखाई और परीक्षाओं का दूसरा दौर पास किया। आज जब वह मंच पर आई तो उसे गर्मजोशी से तालियां और जयकार मिली। हर कोई उसे सम्मान से देख रहा था। योग्यता परीक्षाओं का तीसरा दौर एक व्यवहारिक परीक्षा है। 53 लोग बारी बारी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी उन्हें 52 मैचों में प्रतिस्पर्धा करनी होती है और फिर जीत की संख्या के अनुसार अपनी ताकत को रैंक करना होता है। जितनी अधिक जीत उतनी ही उच्च रैंकिंग। फिर रैंकिंग के अनुसार मुख्य परीक्षक 20 उत्कृष्ट उम्मीदवारों को योग्यता कोटा देगा और ये 20 उत्कृष्ट उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए पश्चिम क्षेत्र मुख्य प्रांत में जाएंगे। प्रतियोगिता का ये दौर 3 से 4 दिनों तक चलेगा। वास्तव में आर्यन ने वर्मा परिवार के बच्चों का ध्यान रखने के लिए सम्राट वर्मा के साथ पहले ही एक नियुक्ति कर ली थी। जब तक वे तीसरे दौर में प्रवेश करते हैं तब तक भले ही वर्मा परिवार के लोग अच्छी रैंक प्राप्त न करें, सम्राट वर्मा उन्हें योग्यता कोटा देंगे। हालांकि आर्यन नहीं चाहता था कि ये शिष्य कोटा मिलने के कारण अपनी सतर्कता कम करें और परीक्षा को गंभीरता से न लें, इसलिए उसने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया। बिना तपे हुए वे सभी ग्रीनहाउस में फूल हैं और भविष्य में उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। पहले और दूसरे दौर में बाहर हुए वर्मा परिवार के 3 शिष्यों की तरह वे खेती में स्पष्ट रूप से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वे अभी भी बाहर हो गए और वे श्रद्धा जितने अच्छे नहीं थे, जिनकी ताकत उनसे कम थी। ये वास्तव में निराशाजनक है। आर्यन ने उन पर और ध्यान नहीं दिया। मौका केवल एक बार मिलता है और यदि तुम इसे चूक जाते हो तो तुम इसे चूक जाते हो। इस साल का तीसरा दौर पिछले वर्षों से बहुत अलग है। अतीत में यह एक उन्मूलन दौर था जहां बाकी सभी को बाहर कर दिया जाता था और अंतिम 20 शेष रहने वाले योग्यता स्थान प्राप्त करते थे। हालांकि कुछ लोगों के लिए नियमों में एक महत्वपूर्ण अन्याय था। क्या होगा अगर अच्छी ताकत वाला कोई व्यक्ति पहले दौर में इसलिए बाहर हो गया क्योंकि वह एक प्रमुख खिलाड़ी से टकरा गया? क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? ताकत से नहीं बल्कि किस्मत से हारना किसी को भी असहज कर देगा, है ना? इसलिए इस साल नियमों को अस्थायी रूप से राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में बदल दिया गया था। नियमों में ये बदलाव कुछ ऐसा था जिसे सभी ने आज ही सीखा था। यही कारण है कि फनीश नया और अन्य ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि आर्यन बाहर होने से पहले उनसे मिलेगा, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि नियम बदल गए थे और अभी भी सोचते थे कि यह पिछले वर्षों का उन्मूलन दौर था। हालांकि ये जानने के बाद कि यह एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट था, फनीश नया और उनके समूह और भी खुश थे। बार बार आर्यन को अगर तुम मुझसे मिले तो तुम मर गए वाली नजरें दे रहे थे। उनके भाव अत्यंत अभिमानी और आत्मसंतुष्ट थे। अन्य परीक्षार्थियों ने भी आर्यन को भयंकर आंखों से देखा। वे कह रहे थे, मुझसे मत भिड़ना वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। आर्यन बस मुस्कुराया और उन्हें अनदेखा कर दिया, ये सोचते हुए कि बाद में थप्पड़ और भी जोर से लगेगा। अवमानना और उपहास के बीच प्रतियोगिता का तीसरा दौर शुरू होने वाला था। इस समय अद्वितीय चौक के बीच में बड़े अखाड़े पर फिर से 10 छोटे मंच स्थापित किए गए थे। आज की प्रतियोगिता में 10 मंच एक साथ चलेंगे, जिन्हें पश्चिम क्षेत्र के प्रोक्टरों द्वारा व्यवस्थित और समन्वित किया गया था। परिणाम निर्धारित होने के बाद विशेषज्ञ आंकड़े संकलित करेंगे। आर्यन की आकृति पहले बैच के परीक्षार्थियों में दिखाई दी जो मंच पर कदम रखे। यह आर्यन का पहली बार अपना कौशल दिखाना था और उसका प्रतिद्वंद्वी एक हट्टा कट्टा भद्दे दिखने वाला आदमी था। तार्किक रूप से पश्चिम क्षेत्र की आवेदन आयु 20 से अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन आर्यन के सामने वाला व्यक्ति मोटी भौहों, बड़ी आंखों, भद्दे कद काठी और पूरे चेहरे पर दाढ़ी के साथ बिल्कुल 20 से कम उम्र के जवान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक बदबूदार पैर वाले चाचा जैसा लग रहा था। हालांकि इस व्यक्ति की पहचान पिछले 2 दौरों में सत्यापित की गई थी और वह वास्तव में 20 से कम उम्र का एक जवान था, बस एक ऐसा जो अपनी उम्र से बड़ा दिखता था। इस हटे कट्टे आदमी ने स्पष्ट रूप से आर्यन को भी पहचान लिया था। ये देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी आर्यन था, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और फिर उसका मूल रूप से घबराया हुआ भाव अत्यंत आरामदायक हो गया। ऐसा लग रहा था कि आर्यन उसकी आंखों में उल्लेख करने लायक भी नहीं था। आर्यन का सामना करना 100% जीत थी और उसे कोई चिंता नहीं थी। वह वर्मा परिवार का कचरा है ना? मैंने सुना है कि वह खेती नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि उसने योग्यता परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत क्यों की। कौन जानता है, शायद उसने अपना दिमाग खो दिया। उसे तो प्रारंभिक दौर से भी छूट मिल गई। हाँ, यह एक वास्तविक मजाक है। उस जैसा कोई व्यक्ति तीसरे दौर में छूट के साथ प्रवेश करने पर भी योग्यता स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। अरे इतना निश्चित मत हो। मैंने सुना है कि शीर्ष 20 में होने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम पश्चिम क्षेत्र के मुख्य शाखा में प्रवेश परीक्षा के लिए जा पाओगे। योग्यता स्थान प्राप्त करना मुख्य परीक्षक के मूड पर निर्भर करता है। धत, क्या ये ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन नहीं है?
अगर यह आर्यन लगातार 52 मैच हारने के बाद भी योग्यता स्थान प्राप्त कर सकता है तो वास्तव में कोई न्याय नहीं है। शश, अपनी आवाज़ धीमी रखो। तुम पश्चिम क्षेत्र पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो। अगर आर्यन लगातार 52 मैच हारने के बाद भी योग्यता स्थान प्राप्त कर सकता है तो मैं वास्तव में आश्वस्त हो जाऊंगा। उसे इतना शक्तिशाली समर्थक किसने दिया? हे, लोगों की तुलना करना गुस्सा दिलाता है। यहाँ तक कि कचरे का एक बड़ा टुकड़ा भी अपना नाम कमा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आर्यन के मंच पर आने से भी भीड़ में हलचल मच गई और उन्होंने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सब संदेह और तिरस्कार की आवाज़ें थीं। शाप देने के बाद उन्होंने अपना ध्यान कहीं और मोड़ लिया। आर्यन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते थे। हर कोई आर्यन की प्रतियोगिता देखना बिल्कुल नहीं चाहता था। वे सिर्फ उत्सुक थे कि उसने पश्चिम क्षेत्र की छूट कैसे प्राप्त की। आखिरकार कचरे के एक बड़े टुकड़े का परिणाम क्या होगा? क्या वह संभवतः पासा पलट सकता था? 10 मंचों में से सबसे अधिक आकर्षक एक और प्रतियोगिता थी जो मुक्ति और यशराज के बीच थी। दोनों प्रमुख खिलाड़ी थे, एक सुंदर और दूसरा मजबूत, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान आकर्षित किया। 10 मंचों पर प्रतियोगिताएं एक साथ हुईं। जब प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की गई तो सभी का ध्यान मूल रूप से मुक्ति और यशराज के मंच पर केंद्रित था। जहां तक आर्यन की ओर का सवाल था, जब प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की गई तो आर्यन के हटे कट्टे प्रतिद्वंद्वी बलदेव ने भी दिखावे के लिए अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, आर्यन, है ना? मैं तुम्हें जानता हूं। पवन चंद्र नगर में तुम्हारी प्रतिष्ठा मुझसे कहीं अधिक तेज है, हा हा। इससे पहले कि आर्यन जवाब दे पाता, बलदेव ने एक अजीब लहजे में जोड़ा, वर्मा परिवार का बड़ा कचरा, उसका नाम बिजली की तरह कानों में चुभता है। मैं, बूढ़ा बलदेव, लंबे समय से उसकी प्रशंसा करता रहा हूं। क्या ये प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ताना मारने का कौशल शुरू करने की लय थी? आर्यन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अप्रसन्नता से कहा, बकवास करना बंद करो, जल्दी करो और अपना दांव लगाओ। हालांकि वह अप्रसन्न था, आर्यन ने बलदेव को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सीधे उसकी ओर देखा भी नहीं। अकेले रहने दो, उसे पहल करके निपटने की जरा भी परवाह नहीं थी। ठीक है, मुझे तुम्हारा यह व्यक्तित्व पसंद है। ये तुम्हें जीतने में बहुत संतोषजनक महसूस कराता है, बलदेव ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द ऐसे थे जैसे आर्यन एक उभरती हुई युवती हो जिसे नीचे गिराकर मनमानी से धमकाया जाना हो। इसके अलावा बलदेव ने एक ताना मारने वाला कॉम्बो भी शुरू किया, थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और फिर आर्यन से दिखावटी ढंग से कहा, आर्यन, मैं 9 सितारा योद्धा स्वामी हूँ। मुझे दूसरों के ये कहने का डर नहीं है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। मैं बाद में तुम्हारे साथ निपटने के लिए अपनी ताकत का केवल 50% ही उपयोग करूंगा। वैसे भी मेरी ताकत का 50% तुम्हारे साथ निपटने के लिए पर्याप्त है। इस बार आर्यन को गुस्सा आ गया। तुरंत वह शाप दिए बिना नहीं रह सका। क्या तुम कभी चुप रहोगे? बस अपनी सबसे मजबूत ताकत का उपयोग करो। इस बलदेव को खुद का अच्छा एहसास था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इतना बातूनी था कि आर्यन वास्तव में अधीर और गुस्से से भर गया। वह वास्तव में एक शांत व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई थी, इसलिए वह शांत और शांत रहने का नाटक करना चाहता था। लेकिन बलदेव के उकसावे ने तुरंत आर्यन के स्वभाव को उत्तेजित कर दिया। अगर सम्राट वर्मा ने उसे अपनी ताकत बचाने की याद नहीं दिलाई होती तो वह वास्तव में गति बढ़ाता और इस अभागी आदमी को मुक्का मारकर मार डालने के लिए दौड़ पड़ता। लानत है, वह बदबूदार पैर वाले चाचा जैसा दिखता था और अभी भी ऐसा भाव था जैसे वह उस पर दया कर रहा हो। ये वास्तव में घिनौना था। ठीक है, चूंकि तुम इसकी सराहना नहीं करते हो तो मुझे दोष मत देना। फिर मैं तुमसे निपटने के लिए अपनी सबसे मजबूत ताकत का उपयोग करूंगा। जब बलदेव ने आर्यन का अधीर चेहरा देखा तो वह अपने दिल में बहुत खुश हुआ, यह महसूस करते हुए कि हालांकि प्रतियोगिता उबाऊ थी लेकिन प्रक्रिया काफी दिलचस्प थी। कचरे के एक बड़े टुकड़े को चिढ़ाने से उसे खुशी भी मिल सकती थी। बलदेव के बोलने के बाद उसने मुस्कान के साथ एक मुट्ठी उठाई और आर्यन की ओर चला। हाँ, चला, दौड़ा नहीं। बलदेव लापरवाही से टहला, मानो वह अपने बगीचे में चल रहा हो, धीरे धीरे आर्यन की ओर चल रहा था। उसके लिए आर्यन कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि यह एक मंच था या वह एक प्रतियोगिता में था। उसने बस इसे एक औपचारिकता माना। बलदेव ने खुद ही सोचा, धीरे धीरे आर्यन के पास चलना और फिर एक कोमल मुक्का इस प्रतियोगिता को समाप्त कर देगा। यह अविश्वसनीय रूप से आसान था। हालांकि एकमात्र बुरी बात यह थी कि क्योंकि वह आर्यन का सामना कर रहा था, बहुत से लोग इस प्रतियोगिता पर ध्यान नहीं दे रहे थे और आर्यन को हराने की उसकी वीर छवि को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे बलदेव नाखुश था। बलदेव के इस लापरवाह रवैये के कारण जो थोड़े बहुत दर्शक आर्यन के अखाड़े का मुकाबला देख रहे थे, उनकी भी दिलचस्पी खत्म हो गई। प्रतिद्वंद्वी की ओर धीरे धीरे चलना, क्या वह थोड़ा और पेशेवर नहीं हो सकता? भले ही आर्यन बेकार हो, लेकिन यह एक परीक्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा दौर, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए इस समय किसी ने भी आर्यन की ओर ध्यान नहीं दिया।
एक मजाक जैसे मुकाबले में देखने लायक कुछ नहीं था। इस समय बलदेव आखिरकार चलते हुए आर्यन के सामने पहुंचा। आर्यन के सामने पहुंचकर उसने आर्यन को चुनौती भरे अंदाज में देखा, जैसे वह कह रहा हो, आओ मैं ठीक तुम्हारे सामने हूं, मुझे मारो। हालांकि बलदेव के इतना करीब आने पर भी आर्यन सिर्फ मुस्कुराया और उसने कोई हरकत नहीं की। दोनों के बीच केवल एक हाथ की दूरी थी, पहुंच के भीतर। हे बड़े बेकार आदमी, बाहर निकल जा, ये तेरे रुकने की जगह नहीं है। बलदेव ने देखा कि वह पहले ही आर्यन के सामने आ चुका है, लेकिन आर्यन ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। उसका मन और अधिक अहंकार से भर गया, और जब उसने आर्यन को देखा तो उसकी आंखों में पूरी तरह से तिरस्कार था। उसने सोचा, बड़ा बेकार आदमी ही होता है, जब मौका दिया जा रहा है तब भी हिम्मत नहीं कर रहा है। ये योग्यता परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत कैसे करता है? अगर कोई अंदर की बात नहीं है तो मुझे डर है कि यह पहले दौर में भी पास नहीं हो पाएगा, है ना? ठंडी सी सांस लेने के बाद बलदेव ने अपनी मुट्ठी उठाए, उसे भींचा और फिर आर्यन के चेहरे पर वार किया। इस वार में बलदेव ने अपनी केवल 50% शक्ति का उपयोग किया। उसके विचार में 50% शक्ति का ये साधारण मुक्का आर्यन को जमीन पर गिराने के लिए काफी था। अगर वह बहुत जोर से मारता तो वह आर्यन को मार सकता था या अपंग कर सकता था, और उस समय निपटना मुश्किल हो जाता। हालांकि जब तक बलदेव का मुक्का आर्यन के चेहरे पर लगने वाला था, आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वह अभी भी मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था, जैसे वह डर गया हो। इससे बलदेव को और भी अधिक तिरस्कार हुआ, ये सोचकर कि वह वास्तव में एक बड़ा बेकार आदमी है। वह डर गया है और उसे चकमा देना भी नहीं आता। अगर ऐसा है तो मर जा। बलदेव का विचार बहुत सुंदर था और यह मुक्का उस सुंदरता को प्राप्त करने वाला था जिसकी उसने कल्पना की थी। लेकिन चटाक की आवाज आए। यह मुक्के के किसी को मारने की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी को थप्पड़ मारने की आवाज थी। मैंने देखा कि एक आकृति तुरंत हवा में उड़ गई और फिर सीधे अखाड़े से बाहर उड़ गई। ये व्यक्ति आर्यन नहीं बल्कि बलदेव था। बस जब बलदेव का मुक्का आर्यन के चेहरे पर लगने वाला था, आर्यन ने आखिरकार हरकत की। उसने धीरे से बलदेव को थप्पड़ मारा, सीधे बलदेव को उड़ा दिया। बलदेव एक छोटा सा योद्धा स्वामी आर्यन के एक योद्धा आत्मा शक्ति वाले व्यक्ति के हमले का कैसे विरोध कर सकता था? भले ही यह सिर्फ एक साधारण थप्पड़ था और हमला बहुत बहुत हल्का था, लेकिन योद्धा आत्मा शक्ति वाले व्यक्ति के हाथों में यह थप्पड़ भी असाधारण और बेजोड़ था। इस क्षण बलदेव इस थप्पड़ के कारण 10 मीटर से अधिक दूर हवा में उड़ गया और सीधे अखाड़े से बाहर हो गया। इसके अलावा उसने आर्यन की हरकत को बिल्कुल नहीं देखा। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब वार किया। क्या हो रहा है? अखाड़े से बाहर उड़ने के बाद बलदेव की पलकें पलट गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। हालांकि ऐसा लगा कि किसी प्रकार की दृढ़ता के कारण वह मुश्किल से बेहोश होने से बचा। वह जानना चाहता था कि क्या हुआ। इस समय बलदेव का चेहरा थोड़ा विकृत था और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। जाहिर है उसे बहुत चोटें लगी थीं। जब उसने थोड़ा मुंह खोला तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके कुछ सामने के दांत गायब थे, जो लगता है कि अभी अभी थप्पड़ लगने से अखाड़े पर टूट गए थे। बलदेव इस समय भयभीत था, पिछली स्थिति को याद कर रहा था, लेकिन उसने तो बस अपनी मुट्ठी उठाई और उसे बाहर मारा था। लेकिन किसी को मारने से पहले उसे अचानक एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी और उसके चेहरे से एक बड़ी ताकत आई और वह विरोध करने में सक्षम हुए बिना हवा में उड़ गया। जहां तक कि उसके चेहरे से एक बड़ी ताकत क्यों आई और वह हवा में क्यों उड़ गया, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने आर्यन को हरकत करते हुए नहीं देखा। शुरुआत से अंत तक आर्यन एक मूर्ख की तरह मुस्कुराता रहा, बिना हिले डुले। न केवल बलदेव भ्रमित था, बल्कि पश्चिम क्षेत्र द्वारा भेजे गए निर्णायक भी भ्रमित थे। उनके पास केवल 2 सितारा योद्धा आत्मा की ताकत थी और वे आर्यन के हमले को बिल्कुल नहीं देख पाए। उनकी आंखों में उन्होंने केवल बलदेव को अपनी मुट्ठी उठाते हुए देखा और फिर बलदेव का शरीर सीधे अखाड़े से बाहर उड़ गया। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि बलदेव अखाड़े से बाहर कैसे उड़ गया। क्या ये कोई अभिनेता हो सकता है? क्या वह खुद ही उड़ गया? उन्होंने आर्यन को हरकत करते हुए नहीं देखा और आर्यन ने मुख्य परीक्षक की छूट योग्यता प्राप्त की। ये बलदेव वास्तव में आर्यन द्वारा किराए पर लिया गया एक अभिनेता हो सकता है। एक पल में बलदेव को एक अभिनेता के रूप में लेबल कर दिया गया। मैं जीत गया, है ना? वह अखाड़े से बाहर उड़ गया। आर्यन ने बलदेव की ओर इशारा किया और हैरान निर्णायक को याद दिलाया। अरे अरे! निर्णायक होश में आया और जवाब दिया, जैसे ही वह मुकाबले के परिणाम की घोषणा करने वाला था। बलदेव इस समय पागलपन में वापस भाग आया। आर्यन, तूने किस तरह का जादू इस्तेमाल किया? मैं नहीं मानता, तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। ये तू ही होगा जिसने मुझे अखाड़े से बाहर निकालने के लिए किसी तरह का जादू इस्तेमाल किया। मैं तुझे मार डालूंगा। बलदेव ने अखाड़े पर आर्यन की ओर पागलपन में भागते हुए अविश्वास में चिल्लाया। इस समय बलदेव की आंखें लाल हो गई थीं। जाहिर है उसे अखाड़े से गिरने से बड़ा झटका लगा था और वह थोड़ा पागल हो गया था।
वह आर्यन से हारने के अंत को स्वीकार नहीं कर सकता था, एक बड़े बेकार आदमी से हारना। उसके विचार में आर्यन उसे कैसे हरा सकता था, ये निश्चित रूप से आर्यन ही होगा जिसने उसे अखाड़े से बाहर धकेलने के लिए कुछ घिनौना साधन इस्तेमाल किया। ये मुकाबला बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, वह नहीं मानता, वह घिनौने और बेशर्म आर्यन को मारना चाहता है। हालांकि आर्यन बस वहीं खड़ा रहा, बलदेव को अपनी ओर भागने दिया। तर्क के अनुसार बलदेव पहले ही अखाड़े से गिर चुका था, इसलिए उसे हारा हुआ माना जाना चाहिए और निर्णायक को उसे जल्द से जल्द अखाड़े पर फिर से आने से रोकना चाहिए था। लेकिन इस समय निर्णायक जाहिर तौर पर थोड़ा अनुभवहीन था और बलदेव को पागलपन में वापस भागते देखकर वह दंग रह गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है। उसने स्पष्ट रूप से एक दृश्य का अभिनय किया, वह खुद ही अखाड़े से गिर गया, वह फिर से वापस क्यों भाग रहा है। भ्रम के एक पल में बलदेव पहले ही अखाड़े पर दौड़ चुका था और इस समय निर्णायक उसे रोकना चाहता भी तो नहीं रोक सकता था। आर्यन, मैं तुझे मार डालूंगा, बलदेव ने पागलपन से कहा। मुकाबले के तीसरे दौर में हथियारों की अनुमति नहीं है। लेकिन बलदेव जो वापस भागा था, उसे पता नहीं कहां से एक छोटी तलवार निकाली और आर्यन पर पागलपन में वार किया। अगर यह वार आर्यन पर लगता है तो आर्यन के शरीर में एक छेद हो जाएगा, परिणाम बहुत गंभीर होंगे। योग्यता परीक्षा में जानबूझकर किसी को मारना एक गंभीर अपराध है। निर्णायक भी थोड़ा चिंतित हो गया, पहले बलदेव को न रोकने का पछतावा हुआ और इस समय उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। उसने केवल यह उम्मीद की कि आर्यन थोड़ी देर तक रुक सके, जैसे ही वह एक वार के लिए रुका, वह समय पर पहुंचकर उसे बचा पाएगा। लेकिन ऐसा लगा कि आर्यन मूर्खता से वहीं खड़ा था, मुझे डर है कि वह एक वार भी नहीं झेल पाएगा। हाय, निर्णायक पहले ही निराश हो चुका था, अगर आर्यन को कुछ होता है तो उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और जब बलदेव छोटी तलवार लेकर आर्यन के पास आया और अचानक आर्यन को वार करने वाला था तो एक और नर्म आवाज आई। चटाक, बिल्कुल पहले की तरह एक आकृति हवा में उड़ गई। जिसे हवा में उड़ाया गया वह अभी भी बलदेव था। इस बार बलदेव के उड़ने के बाद वह सीधे बेहोश हो गया। इसने निर्णायक को, जो आर्यन की सहायता के लिए दौड़ पड़ा था, मौके पर ही जम जाने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर से हैरान, क्या चल रहा था, ये फिर से अभिनय क्यों करने लगा। बलदेव के उड़ने से पहले उसने किसी को भी हरकत करते हुए नहीं देखा। हालांकि इस बार की हैरानी केवल एक संक्षिप्त भ्रम थी और निर्णायक ने आर्यन की जीत की घोषणा करने के लिए मुड़कर और अधिक दुर्घटनाएं नहीं चाहीं। हालांकि आर्यन की जीत थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन नियम तो नियम थे। अखाड़े से बाहर गिरना हार माना जाता था। बलदेव अखाड़े से बाहर गिर गया, कारण चाहे जो भी हो, उसे पहले ही हार मान लिया गया था, इसलिए आर्यन ने पहला मैच जीत लिया। इस समय आर्यन के अखाड़े में सबसे तेजी से विजेता का निर्धारण हुआ। आखिरकार बलदेव से निपटने में केवल 2 थप्पड़ लगे, अन्य अखाड़ों पर भयंकर लड़ाई के विपरीत। हालांकि आर्यन के अखाड़े पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इस विचित्र अंतिम गति को सभी ने नहीं देखा। काफी देर बाद अन्य 9 अखाड़े एक के बाद एक समाप्त हुए। फिर प्रत्येक निर्णायक ने परिणामों की घोषणा करना शुरू कर दिया, जिससे इसको दर्ज करने वाले व्यक्ति को उन्हें रिकॉर्ड करने की अनुमति मिली। अखाड़ा संख्या 1 मुक्ति जीती। अखाड़ा संख्या 2 फनीश जीता। अखाड़ा संख्या 3 सुशांत जीता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अखाड़ा संख्या 10। अखाड़ा संख्या 10। अखाड़ा संख्या 10 आर्यन जीता। जब अखाड़ा संख्या 10 के निर्णायक ने आर्यन का नाम पढ़ा तो वह थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार अभी अभी की स्थिति बहुत ही अजीब थी। एक निर्णायक के रूप में भी वह नहीं जानता था कि आर्यन कैसे जीता, इसलिए उसने अंत में आर्यन का नाम कहने से पहले कई बार पढ़ा। उसे वास्तव में ये कहने में शर्म आ रही थी। अगर आर्यन के पास असली कौशल होता तो एक बात होती। अगर उसने आर्यन को हरकत करते हुए और बलदेव को हराते हुए देखा होता तो एक बात होती। लेकिन आर्यन एक सच्चा बेकार आदमी था। और क्या आर्यन ने अभी अभी कोई हरकत की थी? ऐसा नहीं लगा, है ना? ये जीत थोड़ी अस्पष्ट थी, वह इसकी घोषणा करने में कैसे शर्मिंदा न हो। हालांकि अखाड़ा संख्या 10 के निर्णायक ने मूल रूप से सोचा था कि बलदेव आर्यन द्वारा किराए पर लिया गया एक अभिनेता था, इसलिए उसने सिर्फ अखाड़े से बाहर उड़ने का एक बड़ा शो किया। लेकिन जब वह जांच करने गया तो उसने पाया कि बलदेव वास्तव में बेहोश हो गया था और उसके चेहरे पर बार बार वार किया गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जैसे कि उस पर वास्तव में हमला किया गया हो। ये वास्तव में एक अजीब घटना थी। अगर वह एक अभिनेता होता तो उसे इतना यथार्थवादी अभिनय करने की जरूरत नहीं थी, इतनी गंभीर चोटें सहने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार अभी भी मुकाबले आने वाले थे, क्या वह निम्नलिखित मुकाबलों में भाग नहीं लेगा? बलदेव की वर्तमान चोटों का मतलब था कि वह शायद निम्नलिखित मुकाबलों में भाग नहीं ले सकता था, इसलिए एक अभिनेता होने का बिंदु समझ में नहीं आया। हालांकि वह समझ नहीं पाया, निर्णायक ने इतनी परवाह नहीं की। आखिरकार मुख्य परीक्षक ऊंचे मंच से देख रहा था। अगर कुछ भी गलत होता तो मुख्य परीक्षक निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठता। यह एक छोटे से निर्णायक जैसे उसे चिंतित होने की बात नहीं थी। क्या मैंने सही सुना? आर्यन जीत गया। आर्यन जीत गया।
मैं ये देखने भी नहीं गया कि वह कैसे जीता। यह असंभव है, आर्यन एक बेकार आदमी है, वह कैसे जीत सकता है। मैं तुम्हें एक मजाक बताता हूँ, आर्यन जीत गया। हे, मैं उस बलदेव को जानता हूँ, वह एक 9 सितारा योद्धा है, उसकी ताकत सभी प्रतियोगियों के बीच मध्य ऊपरी स्तर पर है, वह आर्यन से कैसे हार सकता है। अभी अभी कुछ हुआ होगा। मैंने शुरुआत में आर्यन के अखाड़े को देखा था, लेकिन मैं मुकाबले के प्रति बलदेव के रवैये में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन जीत जाएगा, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। अंदर की कहानी बहुत स्पष्ट है, क्या वह बलदेव आर्यन द्वारा किराए पर लिया गया एक अभिनेता हो सकता है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह बेकार आदमी कैसे जीता, लेकिन एक बेकार आदमी अभी भी एक बेकार आदमी है, वह हमेशा अपने असली रंग दिखाएगा। हाँ, अगली बार जब आर्यन का कोई मैच होगा तो मुझे देखना होगा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराता है। निर्णायक के परिणामों की घोषणा की गई, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था, जिससे सभी हैरान रह गए। आर्यन का नाम सुनकर और यह कि वह जीत गया था, दर्शक सभी आश्चर्यचकित होकर चर्चा करने लगे। यहाँ तक कि परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतियोगी भी सभी चर्चा कर रहे थे और माथे पर शिकन डाल रहे थे। एक बेकार आदमी जीत सकता है? क्या यह एक मजाक नहीं है? क्या ये हो सकता है? ये पश्चिम क्षेत्र का तथाकथित अनकहा नियम है, इसलिए आर्यन इतने अजीब तरह से जीतने में सक्षम था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा ईगे बड़ा भाई बेकार आदमी नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमारे आर्यन के जीतने में क्या अजीब है, वह हमारे वर्मा परिवार का प्रतिभाशाली है। क्या अंदर की कहानी है, मेरा ईगे इसके लायक है। एक योद्धा स्वामी कुछ भी नहीं है, वह मेरे ईगे का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। ईगे उसे बिना हाथ इस्तेमाल किए हरा सकता है। हालांकि अभी भी लोगों का एक समूह था जिसने आर्यन का समर्थन किया। ये लोग वर्मा परिवार के सदस्य थे। वर्मा परिवार के सदस्यों ने सभी ने आर्यन को हरकत करते हुए देखा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आर्यन की ताकत जानते थे। यहाँ तक कि वर्मा परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली आदित्य भी आर्यन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह बलदेव क्या था? आदित्य से निपटते समय आर्यन ने केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। बलदेव से निपटते समय उसे शायद 1 उंगली की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। आर्यन उनके वर्मा परिवार का गौरव है, उनका आदर्श। इसके अलावा आर्यन के अखाड़े पर अभी अभी ध्यान नहीं दिया गया था। वर्मा परिवार के सदस्यों ने सभी ने देखा था, लेकिन वे कई दर्शकों के बीच केवल एक बूंद थे। जब दूसरे कहते थे कि आर्यन पहले एक बेकार आदमी था, तो ये वर्मा परिवार के सदस्य भी दूसरों के साथ बहस करते थे। लेकिन दूसरों ने विश्वास नहीं किया। तुम हमेशा से एक बेकार आदमी रहे हो और अचानक तुम कहते हो कि वह एक प्रतिभाशाली बन गया है। इस तरह की बकवास पर कौन विश्वास करेगा? इसलिए वर्मा परिवार के सदस्य हमेशा बहुत दुखी रहे हैं, बहुत दुखी। इस समय आर्यन ने अपनी शक्ति दिखाई, वे उत्साहित क्यों नहीं होंगे? वे शायद जोर से चिल्लाने से बस थोड़े ही पीछे थे कि आर्यन उनके वर्मा परिवार का सदस्य है। हालांकि आर्यन ने अभी तक अपनी बहुत अधिक ताकत प्रकट नहीं की है, लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और आर्यन के अखाड़े पर अभी अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए कोई भी अभी भी विश्वास नहीं करता है कि आर्यन एक प्रतिभाशाली है, असाधारण ताकत के साथ। इसलिए वर्मा परिवार के सदस्यों की टिप्पणियां अभी भी छोटी और दयनीय लगती हैं। लेकिन शुरुआत की तुलना में ये बहुत बेहतर है। आखिरकार चेहरे पर थप्पड़ मारना पहले ही शुरू हो चुका है, जो वर्मा परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित मैचों का इंतजार करवाता है। तुम वास्तव में जीत गए। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मुक्ति के अखाड़े से बाहर निकलने के बाद उसने सुना कि आर्यन जीत गया था और फिर पास आकर आर्यन से एक वाक्य कहा, क्या तुम भी नहीं जीती? क्या तुम्हारे लिए जीतना ठीक है, लेकिन मेरे लिए जीतना ठीक नहीं है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, मुझे उम्मीद है कि तुम जीतते रहोगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम मुझसे जल्द ही मिलोगे। मुक्ति ने ठंडे लहजे में कहा। ये कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। आर्यन ने इस अस्पष्ट महिला को देखा। एक नौकरानी के रूप में खुद को स्वेच्छा से पेश करना एक बात थी, लेकिन उसे कठोर शब्द कहना भी पसंद था। उम्मीद है कि जब उसके चेहरे पर बाद में थप्पड़ मारा जाएगा तो वह नहीं रोएगी। निम्नलिखित सुबह के मुकाबले में पहली बार को छोड़कर उसके बाद आर्यन की बारी नहीं आई, और मुकाबलों के निम्नलिखित बैचों में मुक्ति लगातार 3 बार दिखाई दी, तीनों बार जीती। उसकी ताकत निर्विवाद रूप से मजबूत थी, लेकिन यह उन परीक्षार्थियों के लिए था, आर्यन के लिए नहीं। आर्यन के सामने मुक्ति एक चिकन की तरह कमजोर थी। फनीश भी कुछ मैच जीता, यशराज 2 जीता और 1 हारा। जो मैच वह हारी वह मुक्ति से हारी। सुशील ने भी केवल 1 मैच में भाग लिया और जीता। सामान्य तौर पर छूट योग्यता वाले प्रतियोगियों ने सभी अच्छे परिणाम प्राप्त किए, और एक सुबह बीत जाने के बाद दोपहर में आर्यन आखिरकार अपने दूसरे मैच में आया। आर्यन के दूसरे मैच में उसका प्रतिद्वंद्वी सुशांत निकला, जिसके साथ उसका कुछ विवाद था। सुशांत भी हंसा जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी आर्यन है। हालांकि उसकी ताकत 9 सितारा योद्धा नीलेश को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी,
लेकिन आर्यन को हराने में अभी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, बड़े बेकार आदमी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी मौत की तलाश में आओगे। आर्यन ने भी शांति से जवाब दिया, आराम से और शांत दिख रहा था। बड़े बेकार आदमी, तेरे लिए जिद्दी होना बेकार है। चलो अपने हाथों के नीचे सच्चाई देखते हैं। सुशांत ने फुफकार भरी। वह अभी भी आर्यन को नीचा देखता था। हालांकि उसे पता नहीं था कि आर्यन पहला मैच कैसे जीता, लेकिन चाहे जो भी हो, बड़ा बेकार आदमी अभी भी बड़ा बेकार आदमी था और ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। उसे विश्वास नहीं था कि आर्यन उसे हरा सकता है। जब आर्यन ने ये सुना तो उसने ज़्यादा परवाह नहीं की। उसने बस अपनी उंगलियों को मोड़कर कहा, आओ। दोनों के अखाड़े पर कदम रखने के बाद वे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, कठोर शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। इस कार्रवाई ने तुरंत बड़ी संख्या में दर्शकों और उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित किया। ये समय आर्यन के पिछली बार से अलग था। पिछली बार सभी आर्यन के बारे में आशावादी नहीं थे, ये सोचते हुए कि आर्यन सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था और जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा बलदेव आर्यन से निपटते समय बहुत लापरवाह था और मुकाबला बच्चों के खेल जैसा था, इसलिए किसी ने भी उस मुकाबले पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आर्यन वास्तव में उस अनजाने मुकाबले को जीत गया। कहा जाता है कि वह बहुत अजीब तरह से जीता। इससे सभी को संदेह हुआ और ये देखने की उत्सुकता हुई कि आर्यन कैसे जीता। इसलिए आर्यन के दूसरे मैच ने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। उनमें वे दर्शक थे जो सच्चाई नहीं जानते थे, जो आर्यन को अच्छी तरह से जानते थे, वर्मा परिवार के सदस्य जो आर्यन का समर्थन करते थे और प्रतिद्वंद्वी जो आर्यन को मूर्ख बनते देखना चाहते थे। एक समय के लिए आर्यन और सुशांत के बीच यह मैच भी ध्यान का केंद्र बन गया। आर्यन आखिरकार फिर से मैदान पर है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यह बड़ा बेकार आदमी कैसे जीता। क्या संयोग है, मैं भी। लेकिन एक पहचाने हुए बड़े बेकार आदमी के रूप में मुझे उसकी ताकत पर संदेह है। वैसे भी मुझे लगता है कि उसने पिछले मैच को कुछ साधनों से जीता होगा। हो सकता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके द्वारा किराए पर लिया गया एक अभिनेता हो। चाहे ऐसा हो या न हो, हम इस बार देखेंगे। इस बार बड़े बेकार आदमी का प्रतिद्वंद्वी सुपरिवार से सुशांत है ना? मैंने सुना है कि वह भी बहुत मजबूत है। मैंने वह मैच देखा जो सुशांत ने पहले जीता था। ये बहुत अच्छा था। 8 सितारा योद्धा शियू योंग उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था। हालांकि सुशांत अभी तक 9 सितारा योद्धा की ताकत तक नहीं पहुंचा है। एक 8 सितारा योद्धा को सीधे हराने में सक्षम होना उसकी प्रतिभा और क्षमता को साबित करता है। मुझे डर है कि इस बार आर्यन का भंडाफोड़ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब निर्णायक ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की तो सुशांत की आकृति तेजी से आर्यन की ओर दौड़ी। मर जा, बड़े बेकार आदमी, सुशांत ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। सुशांत की गति बहुत तेज थी। यदि इस समय वह जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था उसमें केवल 7 या 8 सितारा योद्धा की ताकत होती तो निपटना बहुत मुश्किल होता। लेकिन क्या आर्यन की ताकत केवल 7 या 8 सितारा योद्धा की है? बेशक नहीं। जब सुशांत दौड़कर आया तो आर्यन की आंखों में उसकी गति एक कछुए जितनी धीमी थी। कोई भी हरकत आर्यन की तेज आंखों से बच नहीं सकती थी। जैसे ही सुशांत हमला करता, आर्यन पहली बार में जवाब देने में सक्षम होता, इसलिए उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। सुशांत से निपटना खाने और सोने से भी अनगिनत गुना आसान था। इसलिए जब सुशांत दौड़कर आया तो आर्यन अभी भी बिना हिले डुले वहीं खड़ा था, जो एक मास्टर की सुसंगत शैली थी। बस दिखावा कर रहा हूँ, छी। जब सभी ने आर्यन को स्थिर खड़ा देखा तो वे आर्यन की ताकत नहीं जानते थे और उन्होंने सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, वह सिर्फ एक दिखावटी व्यक्ति है। क्या वह डर से बेवकूफ़ बन गया है? इस तरह के बेकार दिखने के साथ उसने पिछला मैच कैसे जीता? मैंने कहा था कि बड़ा बेकार आदमी अभी भी बड़ा बेकार आदमी है। वह अभी भी इस तरह दुनिया को पलटना चाहता है। मुझे एक सहज ज्ञान है कि आर्यन को अगले ही पल सुशांत द्वारा सुअ का सिर बना दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेशक आर्यन का समर्थन करने वाली आवाज़ें भी थीं जो वर्मा परिवार के सदस्यों की थीं। हाँ, तुम मूर्खों, मेरा ईगे सुशांत को छूट दे रहा है। सुशांत अभी भी हमारे ईगे के खिलाफ जीतना चाहता है। भाड़ में जाओ। जिसने कहा कि वह डर से बेवकूफ़ बन गया है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी आंखें अंधी नहीं हैं? क्या तुमने आर्यन को इतना सीधा खड़े और इतना शांत दिखते हुए नहीं देखा? मुझे दिखाओ कि जब तुम डर से बेवकूफ़ बन जाते हो तो कैसा दिखता है, और मैं देखूंगा कि क्या यह आर्यन जैसा है। बड़ा बेकार आदमी बेशक दुनिया को नहीं पलट सकता, लेकिन मेरा ईगे बेकार नहीं है। आसमान क्या है, वह एक हाथ लहरा कर उसे पलट सकता है। मुझे भी एक सहज ज्ञान है कि सुशांत अगले ही पल बलदेव की गलतियों को दोहराएगा और आर्यन द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
वर्मा परिवार के सदस्य और दर्शक एक दूसरे का सामना कर रहे थे, लेकिन वे संख्या में कम थे और उनके शब्द कमजोर थे और उन्हें आर्यन का तिरस्कार और उपहास करने वाली टिप्पणियों से जल्दी ही दबा दिया गया। दर्शकों ने वर्मा परिवार के सदस्यों के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं माना, ये सोचते हुए कि वे सिर्फ इसलिए सहायक शब्द कह रहे थे क्योंकि वे मंच पर अपने परिवार के सदस्यों को गाली देते हुए नहीं देख सकते थे। इस समय सुशांत पहले ही आर्यन के सामने आ चुका था और एक मुक्का मारा सीधे आर्यन के चेहरे पर। उसने आर्यन के सफ़ेद दांतों पर निशाना साधा और उसे मुक्का मारा और उसने एक मुक्केबाजी मार्शल कौशल और 10 परतों की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। सुशांत का उद्देश्य बहुत सरल था, आर्यन के दांतों को तोड़ना और उसे शर्मिंदा करना। जब सुशांत और आर्यन और नीलेश मिले तो नीलेश, एक 9 सितारा योद्धा, उपस्थित था, इसलिए आर्यन बहुत घमंडी था और उसने सुशांत को विभिन्न तरीकों से अनदेखा किया, जिसने सुशांत को बेहद नाखुश कर दिया और वह बहुत पहले से ही आर्यन से बदला लेना चाहता था। अब जब नीलेश वहां नहीं था तो सुशांत अपनी मर्जी से आर्यन से बदला ले सकता था और वह बेहद खुश महसूस कर रहा था। जैसे ही वह एक मुक्के से मारता, आर्यन के सारे दांत बाहर निकल जाते और वह उस समय शर्मिंदा हो जाता। देखते हैं कि वह कितना घमंडी होगा। बेशक ये कहा जाना चाहिए कि सुशांत का विचार इतना सुंदर था। अगर वह वास्तव में ऐसा कर पाता तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश महसूस करता, लेकिन क्या आर्यन उसे ऐसा करने देगा? बेशक नहीं। जब सुशांत ने मुक्का मारा तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जब सुशांत का मुक्का उसके चेहरे पर लगने वाला था, आर्यन फुर्ती से एक तरफ हो गया और दूर चला गया और सुशांत का मुक्का जो आर्यन के चेहरे पर लक्षित था, आसानी से चकमा दे दिया गया। यह अंत नहीं है। किसी तरह सुशांत का मुक्का चूकने के बाद उसे रुकना चाहिए था और अपने हमले की दिशा बदलनी चाहिए थी और फिर बगल के आर्यन पर फिर से हमला करना चाहिए था, लेकिन उसका शरीर नियंत्रण से बाहर लग रहा था और गति जारी रही और वह आगे बढ़ता रहा। मुक्का आर्यन को नहीं मारने के बाद सुशांत का शरीर बहुत तेज गति से बाहर भागा, जैसे कि उसका लक्ष्य आर्यन नहीं बल्कि आर्यन के पीछे की हवा थी। जब तक वह आर्यन से आगे निकल गया, सुशांत की आकृति अभी भी नहीं रुकी। सभी की हैरान आंखों में सुशांत भागा और सीधे अखाड़े से बाहर निकल गया। धम्म! सुशांत अखाड़े के नीचे गिर गया, अपने चेहरे के बल गिर गया और उसका सुंदर चेहरा बहुत संयोग से जमीन के साथ करीब से संपर्क में आया। सुशांत मंच से नीचे गिर चुका था, लेकिन आर्यन का क्या? वह अभी भी मंच पर सुरक्षित खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वाह! इस क्षण दर्शक दीर्घा में एक जोरदार हंगामा हुआ और इस बार वे हतप्रभ थे। हालांकि वे आर्यन की ताकत से नहीं बल्कि इस नाटकीय परिणाम से हैरान थे। सुशांत हमला करने में विफल रहा और खुद ही मंच से नीचे गिर गया। क्या इससे ज्यादा बेवकूफ़ी भरी बात कुछ और हो सकती थी? मुझे आखिरकार पता चला कि आर्यन कैसे जीता। धत! मैं एक सामान्य योद्धा हूं, लेकिन मैं भी इस स्थिति में जीत सकता हूं। ये कैसी बकवास प्रतियोगिता है? वह सुशांत सिर्फ एक अभिनेता है ना? जरूर कोई डील हुई होगी। एक हमला करता है, दूसरा बचता है और फिर हमलावर संतुलन खोने का नाटक करता है और मंच से गिर जाता है। तब आर्यन को एक जीत मिल जाती है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक्टिंग काफ़ी वास्तविक है, मैं लगभग मान ही गया था। लानत है, एक अंधा भी देख सकता है कि सुशांत एक अभिनेता है। कितना हास्यास्पद! हम देवभूमि में मार्शल आर्ट्स का सम्मान करते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए अभिनय पर कब निर्भर होना पड़ा? बहुत फर्जी, बहुत फर्जी। इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करो। मैंने नहीं देखा होता तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब देखा तो हैरान रह गया। तो बात यह है, अच्छा हुआ मैंने देखा, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि इतनी घिनौनी चीज़ भी हो रही है। अगर आर्यन इस तरह से पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश करता है तो मैं पश्चिम क्षेत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाऊंगा। पश्चिम क्षेत्र का शक्ति केंद्र होने के नाते अगर वह निष्पक्ष भी नहीं हो सकता तो उसे पश्चिम क्षेत्र का प्रबंधन करने का क्या अधिकार है? आर्यन को बाहर करो, सुशांत को भगाओ। वर्मा परिवार को पवन चंद्र नगर से निकल जाना चाहिए और सांगवान परिवार को भी पवन चंद्र नगर से निकल जाना चाहिए। पवन चंद्र नगर को ऐसे नीच खलनायकों के परिवारों की जरूरत नहीं है जो वास्तव में एक शो करने के लिए मिलीभगत करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ देर के लिए हर तरफ से गालियों की आवाजें उठीं। न केवल आर्यन और वर्मा परिवार को शाप दिया गया, बल्कि सुशांत के कारण सांगवान परिवार को भी लपेटा गया। लानत है, सुशांत क्या कर रहा है? वह बिना लड़े ही मंच से नीचे क्यों गिर गया? सांगवान परिवार के एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए और अपने परिवार को शाप सुनते हुए गुस्से से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सुशांत और आर्यन ने किसी तरह का समझौता कर लिया हो और जानबूझकर यह शो किया हो? मैंने कहा था, एक बड़ा निकम्मा एक रईस घराने के वंशज के खिलाफ कैसे जीत सकता है? ये पता चला कि वे ऐसे तरीकों से जीत रहे हैं, लेकिन सांगवान परिवार का सदस्य होकर भी वह वास्तव में ऐसी गंदी चीज़ों में भाग ले रहा है। कितनी बेशर्मी है! सांगवान परिवार के एक अन्य बुजुर्ग ने नाराजगी से कहा। मुखिया, इन शापों को सुनिए। आर्यन और वर्मा परिवार को शाप देने के अलावा हमारे सांगवान परिवार को भी शाप दिया जा रहा है।
इसलिए इस मामले को सावधानी से संभालना होगा और हमें अपने सांगवान परिवार को बेवजह इसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए। सांगवान परिवार के एक बुजुर्ग ने मुखिया से कहा। सांगवान परिवार के मुखिया ने यह सुना, कुछ देर सोचा और आखिरकार कहा, जब सुशांत वापस आएगा तो उसे 50 कोड़े मारे जाएंगे और फिर सांगवान परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। हमारे सांगवान परिवार को ऐसे अभिनेता की जरूरत नहीं है। सभी ने सिर हिलाकर सहमति दी। मुखिया के इस फैसले से पूरी तरह सहमत थे। सांगवान परिवार के किसी भी सदस्य ने सुशांत का पक्ष नहीं लिया और वे अपनी घृणा दिखाने से भी नहीं बच पाए। उन्हें लगा कि सुशांत ने सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की हिम्मत की, जो वाकई में बहुत साहसी था। यदि संभव हो तो सांगवान परिवार के सदस्यों ने वास्तव में उम्मीद की कि सुशांत सांगवान परिवार का सदस्य न हो। ये वाकई में बहुत शर्मनाक था। हालांकि सुशांत इस समय मंच के नीचे अभी भी बेहोश था। क्योंकि उसका चेहरा जमीन से टकराया था, उसे ये भी पता नहीं चला कि उसके कितने दांत टूट गए हैं। वह अत्यधिक शर्मिंदा था और उसे यह नहीं पता था कि उसे सांगवान परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। अगर उसे पता चलता तो वह शायद मौके पर ही गुस्से से मर जाता। वह भी तो निर्दोष था। वह एक अभिनेता कैसे हो सकता है? उसे नहीं पता था कि वह मंच से कैसे गिर गया। हालांकि सुशांत इस समय अभी भी बेहोश था और वह चाहता भी तो समझा नहीं सकता था। वैसे भी वह दोष लेने के लिए तय था। इस क्षण दर्शकों के शाप नहीं रुके थे और दृश्य में अफरा-तफरी थी। चिल्लाहटें, शाप, चर्चाएं और निंदाएं आपस में गूंथ रही थीं, एक सब्जी मंडी की तरह शोरगुल। इस भारी शोरगुल को सुनकर आसपास के मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे उम्मीदवार भी प्रभावित हुए और वे आर्यन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, ये देखने के लिए कि क्या हुआ था। एक उम्मीदवार का ध्यान भंग हुआ और उसके प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत मौका ढूंढ लिया, सीधे मर्मस्थल पर वार किया और उसे मंच से हटा दिया। अन्य विचलित उम्मीदवार भी लगातार खतरे में थे। बस थोड़ी देर के लिए कई मैच जो मूल रूप से बराबरी पर थे, पल भर में तय हो गए, जो कि सरासर हास्यास्पद था। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन इतना शांत दिख रहा था, जैसे कि उसके पास कुछ भरोसा हो। ये पता चला कि उसने बस कुछ उम्मीदवारों को खरीद लिया और फिर इन उम्मीदवारों को उससे हारने दिया। मैंने सोचा था कि उसने वास्तव में अपने निकम्मे नाम से छुटकारा पा लिया है और उसके पास असाधारण ताकत है। ये पता चला कि वह बस ऐसा ही है। परीक्षा से छूट की योग्यता प्राप्त करने वाले फनीश नया ने भी इस समय अपनी राय व्यक्त की। आर्यन के लिए उसका तिरस्कार और भी गहरा हो गया। मैंने शुरुआत में यही सोचा था। आर्यन का आत्मविश्वास भरा दिखना बहुत ज्यादा था। जब मैंने उससे शर्त लगाई थी तब मैं भी चिंतित थी, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं लगती। यह आर्यन बस एक निकम्मा है, केवल नाटक कर रहा है। उसकी ताकत बस इतनी ही है। वह योग्यता कोटा प्राप्त करने के लिए केवल ऐसे नीच साधनों पर ही निर्भर रह सकता है, मुक्ति ने भी कहा। मूल रूप से मुक्ति ने आर्यन से शर्त लगाने के बाद जब भी वह आर्यन का आत्मविश्वासी रूप देखती थी तो वह थोड़ी चिंतित महसूस करने लगती थी। आखिरकार अगर वह हार जाती है तो उसे 3 साल तक आर्यन की नौकरानी बनना पड़ेगा। ये परिणाम अस्वीकार्य था। वह एक गरिमापूर्ण सांगवान परिवार की युवा महिला, सुंदरता और ताकत रखती थी। वह आर्यन की नौकरानी कैसे बन सकती थी? वह ऐसी शर्त के लिए कैसे राजी हो सकती थी? यह इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि आर्यन से हारना असंभव है कि मुक्ति इस शर्त के लिए सहमत हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन उतना ही असहनीय है जितना उसने सोचा था। अगर उसमें वास्तव में ताकत होती तो वह जीतने के लिए इन नीच साधनों पर जरूर निर्भर नहीं होता। तो अब ऐसा लगता है आर्यन की ताकत बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। सांगवान परिवार के सदस्य सुशील, जिन्होंने परीक्षा से छूट की योग्यता भी प्राप्त की थी, इस समय बहुत नाखुश लग रहे थे। सुशांत उनके परिवार का सदस्य था और उनके परिवार के सदस्य के साथ ऐसी घटना होना उनके लिए शर्मनाक था। इसके अलावा सुशील ने स्पष्ट रूप से देखा कि यशराज, फनीश नया, मुक्ति और अन्य लोग उसे व्यंग्य की झलक के साथ देख रहे थे, जिससे सुशील और भी अप्रसन्न हो गया। किसी को मारने के बजाय वह खुद ही मंच से नीचे गिर गया। अगर देवभूमि में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर होता तो निस्संदेह सुशांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होता। लेकिन जो बात हर कोई नहीं जानता था वह ये थी। दरअसल सुशांत खुद मंच से नीचे नहीं गिरा, बल्कि आर्यन ने उसे पीछे से धक्का दिया था। जब सुशांत तेजी से आया तो आर्यन बगल में हट गया, फिर हाथ बढ़ाकर सुशांत को पीछे से धक्का दिया। यह इसी धक्के के कारण था कि सुशांत मंच से नीचे गिर गया। अन्यथा सुशांत ने आर्यन के साथ कोई नियुक्ति नहीं की थी, तो वह खुद ही मंच से तेजी से नीचे कैसे गिर सकता था? ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आर्यन ताकतवर था और उसकी गति बेहद तेज थी कि सामान्य लोगों और निचले स्तर के योद्धाओं ने इसे साफ नहीं देखा। बेशक दूसरों ने इसे साफ नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऊंचे मंच पर बैठे मुख्य परीक्षक सम्राट वर्मा ने इसे साफ नहीं देखा। वह उपस्थित सभी लोगों में इकलौते युद्धदेव थे जिनके पास बेहद मजबूत ताकत थी। हालांकि वह जरूरी नहीं कि आर्यन के प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन स्तर के मामले में वह आर्यन से अभी भी थोड़ा ऊपर थे।
भले ही आर्यन का वार बहुत तेज था और हर कोई इसे देखने में विफल रहा, उन्होंने इसे देखा। इसलिए भीड़ की निंदा और सवाल का सामना करते हुए सम्राट वर्मा ने उन्हें सीधे नज़रअंदाज कर दिया और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। ताकत है तो ताकत है और इसे झूठा नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप यहाँ धोखा भी देते हैं तो भी पश्चिम क्षेत्र में जाने पर आपका पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए यह बेकार है। सम्राट वर्मा पहले ही आर्यन की ताकत देख चुके थे, इसलिए सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। भीड़ शोरगुल कर रही थी और बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। सम्राट वर्मा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इसी क्षण एक अचानक घटना हुई। काले कपड़ों में पुरुषों के एक समूह ने अतुलनीय चौक में प्रवेश किया। उन्होंने रेफरियों और पश्चिम क्षेत्र के कुछ परीक्षकों की नाकेबंदी तोड़ दी और केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया। काले कपड़ों में पुरुषों का ये समूह काफी ताकत रखता था। उनमें से हर कोई निगलने जितना हल्का था, हवा के झोंके की तरह चल रहा था, और वे सभी एक साथ अंदर घुस आए, जिससे सभी अचकचा गए। जब सम्राट वर्मा ने इस समूह को देखा तो उन्होंने थोड़ा माथे पर बल डाला, उन्हें एक परिचित आभास महसूस हुआ। इसके अलावा दिन के उजाले में उन्होंने पश्चिम क्षेत्र के परीक्षा क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की, जो सरासर उद्दंडता थी। पश्चिम क्षेत्र में किसी ने इतनी साहसी होने की हिम्मत नहीं की। तुरंत सम्राट वर्मा चले और ऊंचे मंच से छलांग लगाए, सीधे काले कपड़ों में पुरुषों के समूह की ओर बढ़े। पश्चिम क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ, साथ ही पवन चंद्र नगर में पश्चिम क्षेत्र के प्रबंधक जुबिन ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वे उनके पीछे चले गए। सम्राट वर्मा के नेतृत्व में पश्चिम क्षेत्र के विशेषज्ञों ने काले कपड़ों में पुरुषों को अखाड़े के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे का सामना कर रहे हों। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र के विशेषज्ञों को महसूस हुआ कि उनके सामने काले कपड़ों में पुरुषों का समूह ताकतवर है और उनसे निपटना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें भगाने के लिए कार्रवाई नहीं की, बल्कि सम्राट वर्मा के पीछे खड़े होकर उनके आदेशों का इंतजार किया। इस समय दर्शकों ने भी अचानक घुस आए काले कपड़ों में पुरुषों को ध्यान दिया और उन्होंने अपनी गालियों और सवालों को रोक दिया, जिज्ञासा से इस समूह को घूरने लगे। अखाड़े पर परीक्षार्थियों को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा रोक दी, इकट्ठा हो गए। हर कोई काले कपड़ों में पुरुषों के आने से बेहद हैरान था और उन्होंने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। ये लोग कौन हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वे आक्रामक लगते हैं और उनका इरादा खराब है। हे, उन्होंने पश्चिम क्षेत्र के इलाके पर, खासकर योग्यता परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण दिन पर, मुसीबत पैदा करने की हिम्मत की। अब देखने को एक अच्छा शो होगा। दिन के उजाले में काले कपड़े पहनना और अपने चेहरे को ढकना, ये समूह यकीनन अच्छे लोग नहीं हैं। मैं काले कपड़ों में इन पुरुषों के स्तर को भी महसूस नहीं कर सकता। मैं 9 सितारा योद्धा हूँ, जिसका मतलब है कि काले कपड़ों में इन पुरुषों में से हर एक की ताकत मुझसे ज्यादा है। मैं भी महसूस नहीं कर सकता। मैं एक महायोद्धा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्य परीक्षक पश्चिम क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेकर उधर गए हैं। देखते हैं कि वे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे बुरा महसूस हो रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुल 17 काले कपड़ों में पुरुष थे और उनमें से एक की आभा सबसे मजबूत थी और वह नेता लगता था। सम्राट वर्मा ने काले कपड़ों में पुरुष नेता को कुछ बार देखा और फिर वह हैरान थे कि दूसरा पक्ष भी एक युद्धदेव था और उसकी आभा को देखते हुए वह कम से कम 3 सितारा युद्धदेव के स्तर तक पहुंच चुका था, जो उनके अपने 1 सितारा युद्धदेव से कई स्तर ज्यादा मजबूत था। अगर कोई खेती के तरीकों, मार्शल कौशल और कुछ विशेष कारणों पर विचार नहीं करता है, तो स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रत्येक सितारे के बीच ताकत का अंतर उतना ही ज्यादा होगा। युद्धदेव स्तर पर प्रत्येक सितारे के बीच ताकत का अंतर गुणनखंडों में गिना जाता है। कहने का मतलब है, सम्राट वर्मा इस समय प्रतिद्वंद्वी से 2 सितारे पीछे थे और वह काले कपड़े वाले व्यक्ति का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। उनकी ताकत तो शायद प्रतिद्वंद्वी के सामने कुचली जा सकती थी। बाकी काले कपड़ों में पुरुषों को देखते हुए ये लोग सब युद्ध आत्मा के स्तर के थे। उनकी संख्या तो पश्चिम क्षेत्र में मौजूद युद्ध आत्माओं की संख्या से भी ज्यादा थी। दोनों पक्षों की ताकत पूरी तरह से असंगत थी। अगर वे लड़े तो जीतने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। इस समूह की ताकत, इससे सम्राट वर्मा को यांगशा प्राचीन मार्ग में सामना किए गए काले कपड़ों में पुरुषों के एक और समूह की याद आई। उस समूह में भी एक युद्धदेव और 1 दर्जन युद्ध आत्माएं थीं। दोनों समूह बहुत समान थे। इससे सम्राट वर्मा को आश्चर्य हुआ कि क्या ये दोनों समूह एक ही बल से संबंधित थे। पश्चिम क्षेत्र की नाक के नीचे किस बल में इतनी मजबूत ताकत थी? यह अच्छी खबर नहीं थी। सम्राट वर्मा को लगा कि यह मामला बहुत गंभीर बिंदु तक पहुंच चुका है और पश्चिम क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देना जरूरी था। पश्चिम क्षेत्र के अपने क्षेत्र में एक शक्तिशाली अज्ञात बल मुसीबत पैदा कर रहा था। क्या ये स्वीकार्य था? ये पश्चिम क्षेत्र के नियंत्रण के लिए एक चुनौती थी। हालांकि यांगशा प्राचीन मार्ग में उन्हें रोकने वाले काले कपड़ों में पुरुषों के समूह का लक्ष्य आर्यन था।
अब जो काले कपड़ों में पुरुषों का समूह दिखाई दिया है, क्या उनका लक्ष्य भी आर्यन हो सकता है? ये सोचते हुए सम्राट वर्मा ने अपने पीछे अखाड़े पर आर्यन को देखा और वह संदेहों से भरे हुए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आर्यन ने किस तरह के व्यक्ति को नाराज किया था और दूसरा पक्ष उससे निपटने के लिए इतने सारे विशेषज्ञ क्यों भेज रहा था। हालांकि अब आर्यन से पूछने का समय नहीं था। सम्राट वर्मा को पहले इस मामले को हल करने के लिए आगे बढ़ना था। इसके अलावा वह पश्चिम क्षेत्र के लिए चेहरे का नुकसान नहीं कर सकते थे। आखिरकार जनता की नज़रों के सामने काले कपड़ों में पुरुषों का एक समूह घुस आया था, जो उनके पश्चिम क्षेत्र के लिए एक अपमान था। अगर उन्होंने इसे ठीक से नहीं संभाला तो भविष्य में पश्चिम क्षेत्र को पश्चिम क्षेत्र का शक्ति केंद्र होने का क्या अधिकार होगा? वे पश्चिम क्षेत्र के नायकों को कैसे आदेश दे सकते थे? सम्राट वर्मा ने अपनी निगाह वापस घुमाए और काले कपड़ों में अग्रणी व्यक्ति को देखा। जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? दिन के उजाले में क्यों छिपे हो? अब तुम मेरे पश्चिम क्षेत्र की योग्यता परीक्षा के स्थल पर आए हो। तुम्हारे इरादे क्या हैं? सम्राट वर्मा का सवाल शक्तिशाली और प्रभावशाली था, जिससे पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने अपने सिर और छाती को ऊंचा किया, सामने काले कपड़ों में पुरुषों के समूह को गर्व से देखते हुए, जैसे कि वे न्याय के पक्ष में थे और काले कपड़ों में पुरुषों का ये समूह सिर्फ कुछ काये चूहे बुराई के पक्ष में थे। हमारा पश्चिम क्षेत्र को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है, हम बस किसी को ढूंढने आए हैं, कृपया हमें सुविधा दें महाशय। काले कपड़ों में पुरुषों के नेता ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा। हालांकि ये सुनकर सम्राट वर्मा ने और भी ज्यादा माथे पर बल डाले। फिर से किसी को ढूंढ रहे हैं, और उनका रवैया यांगशा प्राचीन मार्ग में काले कपड़ों में पुरुषों के समान बिल्कुल था। वे पश्चिम क्षेत्र को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। काले कपड़ों में पुरुषों के शब्दों को सुनकर सम्राट वर्मा पहले ही निर्धारित कर चुके थे कि यह समूह और यांगशा प्राचीन मार्ग में समूह एक ही बल से थे। वे वास्तव में आर्यन को ढूंढने के लिए यहाँ थे। हालांकि सम्राट वर्मा उन्हें इतनी आसानी से आर्यन के पास मुसीबत पैदा करने नहीं देंगे। उन्होंने केवल ठंडे स्वर में कहा, तुम जो कोई भी हो और जिसे भी ढूंढ रहे हो, अभी निकल जाओ तुरंत, वरना मेरे पश्चिम क्षेत्र को अन्याय मत कहना। मूल रूप से बिना अनुमति के योग्यता परीक्षा स्थल में घुसना और कई विशेषज्ञों के साथ गलत इरादा रखना, ये पहले ही पश्चिम क्षेत्र द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर चुका था। पश्चिम क्षेत्र को इस समूह को मारने और मंजूरी देने का अधिकार था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि सम्राट वर्मा को लगा कि वह दूसरे पक्ष को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पश्चिम क्षेत्र के नाम का उपयोग करके उन्हें डराने की कोशिश की। अन्यथा वह पहले ही कार्रवाई कर चुके होते।